Assalamualaikum students, hope you all are doing well. This is Ahmad Ishfaq from ISPCC Learning, where you enjoy learning the concepts of physics in a simpler way. तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 11th का बैच है दैट इज परवाज बैच, तो आज हम इस परवाज बैच में एक नई परवाज करने जा रहे हैं और ये जो हमारी परवाज रहेगी ये रहेगी टुवर्ड्स द कोर फिजिक्स दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। तो आज के बाद हम मैकेनिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला ही, और मैं आपको पहले ये एक बात बता दूं, क्लियर कर दूं कि आपको मैकेनिक्स क्लियर होनी ही चाहिए इफ यू वांट टू हैव अ साउंड फिजिक्स। तो फिजिक्स क्लियर करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि मैकेनिक्स को क्लियर कर दो। मैकेनिक्स को कहा जाता है कि ये जान है फिजिक्स की, तो इसलिए जान पे नजर रखिएगा, ठीक है। चलो, तो आज जो हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा बहुत इस पे भी बात करेंगे कि सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैकेनिक्स। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? मैं आपको एक बात बता दूं, एम फॉर मैकेनिक्स, एम फॉर मोशन। तो अगर आपने मटेरियल ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करना है, मटेरियल ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैंने उसकी मोशन को स्टडी करना है। कौन सी स्टडी? मैंने डिटेल्ड स्टडी करनी है। सर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटेल्ड स्टडी? डिटेल्ड स्टडी ऑफ मोशन मतलब मैंने ये देखना है कि इस बॉडी के पास जो मोशन है ये कैसी है। इतना ही नहीं, ये क्यों है, इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके कॉज क्या है, समझ में आया? मोशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेना, इस स्टडी को हम बोलते हैं क्या? मैकेनिक्स। सो मैकेनिक्स इज नथिंग, ये सिंपल भाषा में क्या है? इट इज एक्चुअली द डिटेल्ड स्टडी ऑफ मोशन। मगर ये मोशन किनकी होनी चाहिए? मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। क्योंकि हम जो मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मैकेनिक्स के भी टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। हम क्वांटम मैकेनिक्स नहीं पढ़ने जा रहे, हम कौन से मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं? क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में यही अंतर है कि यहां पर जो मोशन हम स्टडी करते हैं वो हम मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। याद रखना, मटेरियल ऑब्जेक्ट मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास मास होगा, समझ में आया? मतलब कि ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट की हम क्या करने जा रहे हैं? हम उसकी मोशन को स्टडी करने जा रहे हैं और इस स्टडी को हम क्या बोलते हैं बेटा? मैकेनिक्स। हम इसको मैकेनिक्स बोले या क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। और इस मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इसके दो डिवीजन हमने कर दिए। मतलब कि अगर हम मैकेनिक्स पढ़ेंगे हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला ये पार्ट पढ़ेंगे कि मोशन कैसी है, और दूसरा पार्ट ये होगा कि मोशन क्यों है। मतलब हम इसको डिवाइड करते हैं एक पार्ट में, एंड दैट इज कॉल्ड किनेमैटिक्स बोलो या काइनेमैटिक्स, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो एक पार्ट को हम बोलते हैं इस मैकेनिक्स का एक पोर्शन, व्हाट इज दैट कॉल्ड? काइनेमैटिक्स। और काइनेमैटिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है किसकी? मैकेनिक्स की। यहां पर भी हम क्या स्टडी करेंगे? मोशन ही स्टडी करेंगे। मगर याद रखना, यहां पर मोशन को डिस्क्राइब करेंगे हम, बयान करेंगे हम, वाज़ह करेंगे हम। ये नहीं देखेंगे कि इस मोशन के पीछे रीजन क्या है, कॉज क्या है। कॉज नहीं पढ़ने वाले हैं हम इधर। तो किनेमैटिक्स में या काइनेमैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मोशन, मगर कैसे? इसको हम, इस मोशन को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो इसमें सिंपली एक चीज है, मोशन इज डिस्क्राइब्ड। इसमें मोशन को क्या किया जाता है? डिस्क्राइब किया जाता है। अब किसी बच्चे को क्वेश्चन होगा कि सर मोशन डिस्क्राइब करने का मतलब क्या है? डिस्क्राइब करने का मतलब यह है कि मोशन के साथ जितने भी पैरामीटर्स हैं, मतलब मोशन कैसी है, इसकी वेलोसिटी क्या है। अगर कोई बॉडी मोशन में है, इसके पास वेलोसिटी कितनी है, इसके पास टाइम, इसको कितना टाइम लगेगा, ये कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, समझ में आया? इसकी एक्सेलरेशन क्या है, रिटार्डेशन है कि नहीं है। तो ये सब चीजें, पैरामीटर्स को एनालाइज करना, इस मोशन को पढ़ना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइब, यानी कि डेफिनेशन ऑफ मोशन। यानी कि हम सिंपली यहां पर डिस्क्राइब कर रहे हैं किसको? मोशन को। हम ये नहीं देख रहे कि अगर इसके पास ये वेलोसिटी है तो ये क्यों है, अगर ये वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्यों कर रहा है, हमने उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम यहां पर सिंपली मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब है एक और पार्ट किसका? मैकेनिक्स का, जहां पर हम मोशन को क्या करते हैं? हम स्टडी करते हैं। बट कैसे स्टडी करते हैं? हम देखते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मोशन, समझ में आया? तो उस पार्ट को हम बोलते हैं डायनामिक्स।
तो मुझे लगता है कि यहां तक तो सिंपल है। डायनेमिक्स इज नथिंग, यहां पर हम क्या स्टडी करते हैं, कॉजेज ऑफ मोशन। यहां पर मोशन के कॉज स्टडी करते हैं हम, याद रखना। बाद में आप पढ़ेंगे कि द कॉज ऑफ द मोशन इज फोर्स, द कॉज ऑफ द मोशन इज टॉर्क। फोर्स और टॉर्क की बात होगी कहां पर, डायनेमिक्स में। किनेमैटिक्स में या काइनेमैटिक्स में फोर्स और टॉर्क की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। यहां पर हम सिंपली मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। अगर आप देखेंगे ना, ये काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स उठा के अगर आप देखेंगे ना, तो 11th की लगभग 90% फिजिक्स कंप्लीट होती है। मतलब अगर आप देखेंगे हमारे पास जो चैप्टर्स है, दैट इज मोशन इन 1D, मोशन इन 1D। ये चैप्टर जो है, दिस इज डेल्टा इन मैकेनिक्स, इसको भी हम कहां पर पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में ही पढ़ते हैं। या मोशन इन 2D या मोशन इन ए प्लेन, ये भी है क्या, ये मैकेनिक्स ही है, क्योंकि यहां पर भी हम मोशन को ही स्टडी करते हैं। हाँ, इसके बाद है डायनेमिक्स में तो NLM आता है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर वाला भी किस में आता है, मैकेनिक्स में ही आता है। इतना ही नहीं, फ्रिक्शन वगैरह उसको भी कहां पर पढ़ते हैं, तो उसको भी मैकेनिक्स में ही हम इंक्लूड करते हैं। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स, उसको भी यहीं पे स्टडी करते हैं। तो याद रखिएगा मैं क्या क्या चैप्टर बोल रहा हूं यहां पर। सेंटर ऑफ मास, कोलिजन्स हो, फ्रिक्शन हो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन हो, मोशन इन 2D हो, मोशन इन 1D हो। इतना ही नहीं, वर्क एनर्जी एंड पावर, ये वाला चैप्टर भी। इतना ही नहीं, रिजिड बॉडीज एंड रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडीज एंड रोटेशनल मोशन, इसको भी कहां पढ़ा जाता है, तो ये भी मैकेनिक्स का ही पार्ट है। तो आप देखो मैकेनिक्स कितनी इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बोला था कि मैकेनिक्स जान है फिजिक्स की, तो देखो जान कितनी बड़ी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है, फिर देखना फिजिक्स में रहा क्या। जब ये चीज आप पढ़ेंगे तो आप एक्चुअली मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हम पढ़ रहे हैं इसमें जबरदस्त चीज, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन भी किस में आता है, मैकेनिक्स में। अगर आप थोड़ा और भी जोर लगाएंगे ना, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो उसको भी यहां पर हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहां पर, तो फिर क्या बचा, यहां पर बचा सिंपली देन वेव्स, समझ में आया। अगर उसको भी अंदर से देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे पूरे तरीके से, तो वो भी मैकेनिक्स का ही पोर्शन बनेगा। फिर रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो 12th में पढ़ते हैं, तो वहां पर चार्ज की बात करते हैं, तो उसमें भी ये मैकेनिक्स यूज होती है। तो खासकर बस यही बात मैं कहूंगा कि मैकेनिक्स क्लियर होनी चाहिए। इफ यू आर हैविंग अ साउंड मैकेनिक्स, दिस मीन्स दैट यू आर हैविंग अ कंप्लीट होल्ड ऑन ऑल दी चैप्टर्स। एंड अगर आप देखेंगे ये चैप्टर बड़े मार्क्स देता है आपको, किसमें, नीट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो इवन आपके बोर्ड एग्जाम्स ही क्यों ना हो, तो वहां पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें पहले काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, और काइनेमेटिक्स में ये दो वाले चैप्टर आते हैं। कौन कौन, इसमें आता है मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D। इवन रोटेशनल मोशन भी आता है विदाउट कॉज, समझ में आया। तो वो भी किस में आता है, यानी कि सर्कुलर मोशन वो 2D में आएगा, बट रोटेशनल मोशन जो है, यानी कि रोलिंग मोशन जहां पर होगा, तो वो भी किनेमैटिक्स में ही आएगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर मैकेनिक्स का, जो किसके अंडर आ जाएगा, काइनेमैटिक्स के अंडर, और उसको बोलेंगे मोशन इन 1D। तो स्टार्ट करते हैं मोशन इन 1D, ठीक है। चलो, सबसे पहली बात, सर मोशन इन 1D तो हम स्टार्ट करेंगे, ये देखेंगे कि मोशन कैसी रहती है 1D में, समझ में। बट उससे पहले हमारे पास एक जबरदस्त क्वेश्चन आता है, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोशन। मोशन किसे कहते हैं, या रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट ये जो है, ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। तो इन दोनों को हम कैसे स्टडी करेंगे, पहले कोई डेफिनेशन होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कि मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक यही रहेगा, पहली टर्म यही रहेगी, बेसिक टर्म, कि मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले एक बात बता दूं, मोशन जो है इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। मतलब कि मैंने कहा कि वो मोशन में, हाँ ये मोशन में, ये एब्सोल्यूट नहीं है, वो किसी के मुताबिक रेस्ट में भी हो सकता है। सो इसका मतलब यह है कि मोशन वाली जो टर्म है मोशन, तो ये एक रिलेटिव है। क्या है, रिलेटिव। पहली बात ये है। तो सबसे पहली बात ये है कि मोशन को स्टडी करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि रिलेटिव किसे कहते हैं। ये एक रिलेटिव टर्म है। तो रिलेटिव टर्म का मतलब यह होता है कि आप इसको तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक दूसरा बंदा ना होगा, यानी कि ऑब्जर्वर भी ना होगा। अगर ऑब्जर्वर बदला तो मोशन ही बदलेगा, क्योंकि ये रिलेटिव है, ये किसी पे डिपेंड करता है, समझ में आया। तो पहली बात यह है कि रिलेटिव है। और दूसरी बात, मोशन को स्टडी करने के लिए रिलेटिव टर्म है,
तो दूसरा बंदा भी चाहिए, और दूसरे बंदे को हम जो नाम देते हैं वो बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको बाद में बता दीजिए कि ये दूसरे पे रिलेटिव होता है, दूसरे के मुताबिक हम मोशन कहते हैं। हम डायरेक्टली नहीं कहेंगे मोशन, ये किसी के मुताबिक कही जाएगी। जिसके मुताबिक ये कही जाएगी ना, तो उसके मुताबिक ये रिलेटिव है, तो उसको जिसके मुताबिक हम बोलेंगे कि ये बॉडी मोशन में है, उस चीज को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो रिलेटिव के लिए एक चीज जरूरी है, मोशन इज अ रिलेटिव, और ये रिलेटिव किसके मुताबिक होती है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। और दूसरी बात, मोशन को समझने के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज द टाइम। ये दो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। मतलब बिना इन दो चीजों के, रिलेटिवनेस और टाइम को, आप मोशन का फील ही नहीं ले सकते। आप अभी मुझे देखते हैं अपने फोन में, ठीक है, और आपका फोन किस में? रेस्ट में, बट मैं मोशन में हूं। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये किसके मुताबिक मोशन में है। क्या ये फोन के मुताबिक मोशन में है कि ये मेरे मुताबिक मोशन में है? ठीक है, अगर आपका फोन रेस्ट में है तो फिर मैं भी रेस्ट में हूं, समझ में आया? बट मैं फोन में चल रहा हूं तो मैं किसके मुताबिक मोशन में हूं? क्या मैं फोन के मुताबिक मोशन में हूं, क्या आपके मुताबिक मोशन में हूं? तो इसका मतलब यह है कि ये जो मोशन है ये किसी चीज पे डिपेंड करती है। जब तक ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड ना होगा, कि ऑब्जर्वर डिसाइड ना होगा, तब तक आप नहीं कह सकते कि मोशन क्या है। और दूसरी बात यह है कि आपने एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज टाइम। बिना टाइम के कोई माइकल मोशन को डिफाइन नहीं कर सकता। अब इन दो चीजों को हम उठा के देखेंगे और फिर कहेंगे कि मोशन किसे कहते हैं। कब हम कहेंगे कि एक बॉडी मोशन में? सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, ठीक है बेटा, ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, सपोज बॉडी ए है ये, और ये दूसरी बॉडी है, सपोज दूसरा बंदा है ये, ठीक है, सपोज ये वाला, हाँ थोड़ा इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है, ये बंदा बी है, और ये बंदा बी जो है ना, या बॉडी बी है, तो ये बॉडी ए को ऑब्जर्व कर रही है। क्या कर रही है? ऑब्जर्व। तो ये क्या बन गया? बॉडी बी। तो इट इज एन ऑब्जर्वर। तो इस ऑब्जर्वर का हम यहां पर नाम देते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डायनेमिक्स में, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह में। बट मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं होता है, ये आपके मुताबिक ये आप पे डिपेंड करता है। कोई भी चीज, कुत्ता बिल्ली मैं तू, कुछ भी दुनिया में किसी भी चीज को आप नाम दे सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट तब आप नाम दे सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब आप इसके मुताबिक किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरे मुताबिक फिलहाल के लिए सिंपलेस्ट टर्म के लिए वो ये है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ नहीं, ये ऑब्जर्वर है। या ऑब्जर्वर भी नहीं बोलेंगे तो फिर आप बोलिए पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। जिस पॉइंट से आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो क्या बन गया? वो बन गया आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैं ये ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व कर रहा है, इस ए बॉडी को ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये क्या बन गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मैंने पहले ही बोला, क्या बोला मैंने पहले? मोशन के लिए रिलेटिवनेस जरूरी है, तो रिलेटिव आ गया। रिलेटिव तब तक नहीं आएगा जब तक दूसरा ना होगा। इट कम्स फ्रॉम अ वर्ड रिलेशन। रिलेशन दो बंदों के बीच में होती है, ठीक है। तो इसलिए मोशन में रिलेटिव है तो दूसरा भी होना चाहिए, और दूसरा जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वर, या हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो टेक्निकली हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल देंगे, और सिंपली हम क्या बोल देंगे कि इट इज नथिंग, इट इज एन ऑब्जर्वर। अब ये ऑब्जर्वर, यानी कि ये ऑब्जर्वर इस ए बॉडी को अब देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। आ गया, रिलेटिवनेस आ गई। अब उसके बाद क्या करेगा? ये क्या देखेगा? ये देखेगा कि टाइम जो बीत रहा है, टाइम, उसके बाद टाइम आ गया कि जब टाइम जा रहा है, टाइम इज गोइंग ऑन, समझ में आ रहा है? टाइम जा रहा है, और ये जो बंदा बी है, ऑब्जर्वर है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके मुताबिक ये देखेगा कि व्हाट इज हैपनिंग टू ए। ए क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसके मुताबिक? टाइम के मुताबिक। टाइम जा रहा है, ये बंदा देख रहा है, ऑब्जर्वर देख रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक ये बंदा देख रहा है, ये बंदा देख रहा है कि क्या ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के मुताबिक कि नहीं। अगर इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, या इसको लगी कि इसने अपनी पोजीशन चेंज करी, या जरूरी नहीं है कि ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, समझ में आया? ये ही कर सकता है, ठीक है। उस टाइम इसको लगेगा कि उसने पोजीशन चेंज करी, तो फिर हम उस टाइम ये कहेंगे कि ये वाली बॉडी जो है ये इसके मुताबिक किसमें है? मोशन में है, समझ में आया? तो मोशन को बोलने के लिए एक बॉडी मोशन में है कि नहीं है, तो इन दो चीजों का खास ख्याल रखिए, ठीक है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। इस बॉडी को मैं कहूंगा कि ये मोशन में होगा। कब होगा मोशन में?
ये इसके मुताबिक तब होगा मोशन में जब इसके मुताबिक ये बंदा अपनी पोजीशन चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम भी जा रहा है, अगर टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है या इसको लग रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे कि ये वाली बॉडी उस टाइम मोशन में नहीं है, ये वाली बॉडी उस टाइम मोशन में है बट इसके मुताबिक। समझ में आया? अब मैं आपको एक बात बता दूं सिंपली। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा, जब आप गाड़ी में चढ़ते हैं तो गाड़ी जा रही होती है, तो आप देखते हैं कि अपने अगल बगल जब आप देखते हैं बगल में, तो वहां पर पेड़ वगैरह पोल वगैरह जो भी होते वो आपको लग रहे कि वो पीछे जा रहे हैं जबकि आपकी गाड़ी आगे जा रही है। तो आप तो गाड़ी में बैठे हुए थे बट गाड़ी किस में? मोशन में। तो आप उस टाइम क्या बन गए? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जर्वर। जब आपने बाहर पेड़ को देखा, आप चलती हुई गाड़ी में उनको देखते हैं, जब आप उनको देखते क्या आपको लगता है वो पीछे जा रहे हैं? क्या टाइम के मुताबिक आपको लग रहा है कि उनकी पोजीशन चेंज हो रही है? तो आप उस टाइम कह सकते हैं कि वो वाले पेड़ जो आप बाहर देख रहे हैं वो मोशन में है। याद रखना, ये मत कहना कि वो रेस्ट में है, वो किस में है? मोशन में। बट आपने ये उसके साथ बोलना पड़ेगा कि वो जो पोल है या वो जो पेड़ है वो मोशन में है, बट मेरे मुताबिक ये आपने बोलना पड़ेगा क्योंकि इट इज अ रिलेटिव थिंग। सर इसका एक और फील दे दीजिए मुझे कि ये रिलेटिवनेस क्या होता है। रिलेटिवनेस मतलब एक और चीज ये है कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है, आपको वो लग रहा है कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, बट दूसरे बंदे को लग रहा है कि ये वाली की इस वाली की कि इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो दूसरे के मुताबिक एक बॉडी साइमल्टेनियसली मोशन में होगी और आपके मुताबिक वो रेस्ट में हो सकता है। फॉर एग्जांपल राइट ना मुझे देखिए, सपोज मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, मैं कुछ ना कर रहा हूं और आप मुझे देख रहे हैं। समझ में आया? तो जब आप मुझे देख रहे हैं, क्या आप टाइम हो गया? क्या आपके मुताबिक मेरी पोजीशन चेंज हो गई? ना। तो आप कहेंगे कि सर आप मोशन में नहीं है, मेरे मुताबिक आप किस में? रेस्ट में। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं किस में हूं? रेस्ट में, बट आपके मुताबिक। बट अगर यहां से यहां बाहर से कोई हवाई जहाज निकला और उसमें कोई बंदा मुझे देख रहा है, उसी टाइम जब आप मुझे देख रहे थे, तो दो ऑब्जर्वर आ गए बट बंदा एक ही है। तो आपने देखा टाइम के मुताबिक मेरी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो मैं आपके मुताबिक किस में हूं? रेस्ट में। बट जब वो बंदा मुझे एयरप्लेन से देखेगा, जब वो मेरी तरफ देखेगा, तो उसको मैं लगूंगा मोशन में क्योंकि वो खुद मोशन में है, आगे जा रहा है। जब वो आगे जा रहा है तो उसको मैं लगूंगा कि मेरी पोजीशन किधर की तरफ चेंज हो रही है? पीछे की ओर। तो उसके मुताबिक मैं किस में हूं? मोशन में। बट आपके मुताबिक मैं किस में हूं? रेस्ट में। तो इसका मतलब यह है कि बंदा जो है वो मैं हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं आपके मुताबिक किस में हूं? रेस्ट में। और उसके मुताबिक किस में हूं? मोशन में। तो क्या मैं साइमल्टेनियसली रेस्ट में भी होता हूं और मोशन में भी होता हूं? यस। सो दिस इज actually called as it is a relative term, it is a relative thing। आप नहीं कह सकते कि एक बॉडी मोशन में तो वो 100% मोशन में नहीं, किसी और के मुताबिक वो रेस्ट में उसी टाइम हो सकती है। समझ में आया? तो दिस इज एक्चुअली दी कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन। एक मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है। तो मोशन हो या रेस्ट, इसके लिए एक चीज जरूरी है। व्हाट इज दैट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है जहां से आप क्या ले रहे हैं? ऑब्जर्वेशन। समझ में आया? तो एक बॉडी कब मोशन में, एक बॉडी कब रेस्ट में, मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब इस मोशन को हमने क्या करना है? हम मोशन इन 1D पढ़ रहे हैं, यानी कि हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स में मोशन को क्या किया जाता है? इसको स्टडी किया जाता है। समझ में? इसको डिस्क्राइब किया जाता है। सर इस मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स यूज होते हैं। सो फर्स्ट पैरामीटर जो बनता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। तो हमें जो पहला टॉपिक आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम मोशन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं। डिस्टेंस एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम कह सकते हैं कि मोशन कैसी हो सकती है। समझ में आया? तो इसलिए डिस्टेंस पढ़ेंगे हम पहले। ठीक है, सो डिस्टेंस इज नॉट मोशन, डिस्टेंस इज अ पैरामीटर विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द मोशन। समझ में आया? मोशन कब है, कैसी है, तो उसके लिए एक पैरामीटर जरूरी होता है। वन ऑफ द पैरामीटर इज नेसेसरी एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? डिस्टेंस। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम पहले देखेंगे कि ये जो डिस्टेंस है ये किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले ये चीज देखेंगे। तो देख बेटा, डिस्टेंस की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे ना, डेफिनेशन डिस्टेंस क्या कहता है? एक बॉडी जब मोशन में होता है, किस में होता है? मोशन में। अब आपको क्लियर है कि वो मेरे मुताबिक मोशन में है। ठीक है, तो वो आप बोलेंगे कि वो मोशन में, वो हर किसी के मुताबिक मोशन में नहीं होगा, वो आपके मुताबिक मोशन में, क्योंकि आपने कहा कि वो मोशन में है। तो इसलिए आज के बाद ये बोलना बंद करें कि बॉडी मोशन में है। तो आज के बाद ये बोलिए कि बॉडी मोशन में है मेरे मुताबिक, बॉडी मोशन में है उसके मुताबिक, क्योंकि ये कौन सी टर्म है? ये रिलेटिव टर्म है।
अब बात समझो, अगर अब कोई बॉडी मोशन में है, अब आपको समझ में आ गया मेरे मुताबिक, मैं वो नहीं बोलूंगा आज के बाद, इट इज नाउ सेल्फ अंडरस्टूड। तो अब अगर एक बॉडी मोशन में है तो इसका मतलब है कि किसी के मुताबिक, किसी के रेस्पेक्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो कहां से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब कि उसकी वो जो, जब वो मोशन में है किसी के मुताबिक, सपोज वो ए पॉइंट से लेके कहां पर पहुंचा, बी पॉइंट तक, तो आपने ये देखना है कि जब ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया तो ये बॉडी किस में थी, मोशन में। तो इसने जो एक्चुअल पाथ ट्रेस करी, याद रखना मेरी बात, क्योंकि मैं डेफिनेशन से ही सारे पॉइंट्स निकाल दूंगा। इसने जो ये एक्चुअल पाथ मतलब उसने जहां जहां पे अपना कदम रखा, जो जो पोजीशन उसने चेंज करी, उन सारी पोजीशन उसको लेना पड़ेगा। वो जो वहां पर पाथ बनी उसको बोलते हैं क्या, एक्चुअल पाथ। क्या बोलते हैं, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ को डिस्टेंस नहीं बोलते बेटा, एक्चुअल पाथ की लंबाई को डिस्टेंस बोलते हैं। समझ में आया? जब एक बॉडी मोशन में है, उसने जो पाथ ट्रेस करी, कौन सी पाथ, एक्चुअल पाथ। समझ में आया? जो उसने फिजिकली ट्रेस करी, आपने उसकी लेंथ देखनी है, दैट लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय अ बॉडी व्हाइल इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कॉल दैट एज, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डिस्टेंस। सो व्हाट इज डिस्टेंस? मुझे लगता है कि इसमें आप ये कहेंगे कि इट इज नथिंग, इट इज लेंथ। ये किसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ, length of an actual path traced by an body या traced by an object while in motion। जब वो मोशन में होता है, उसने अपनी वो जो एक्चुअल पाथ थी उसकी लंबाई कितनी है, उस लंबाई को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे, अब यहां से मजा आने वाला है, क्योंकि डेफिनेशन क्लियर होगी ना। अब देखना इस क्लियर डेफिनेशन से कितने पॉइंट्स निकल के आ जाएंगे, कोई रट्टा वट्टा नहीं है, बस डेफिनेशन याद रखो। लेंथ है किसकी, एक्चुअल पाथ की। समझ में आया? और ये एक्चुअल पाथ तभी ट्रेस होगी जब बॉडी मोशन में होगी। तो मोशन होना डिस्टेंस के लिए जरूरी है। पहले बॉडी किसी के मुताबिक मोशन में होना चाहिए, तब जाके डिस्टेंस की बात होगी, अदरवाइज डिस्टेंस की बात नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लेंथ है किसकी, एक्चुअल पाथ की, तो लेंथ आपको पता है इट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है मीटर। तो पहला पॉइंट लेंथ से ही पता चला कि इसका जो एसआई यूनिट होगा बेटा, दैट विल बी 100% मीटर। और आपको पता है कि अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे, सिंपल एक एक पॉइंट बता दूंगा। सो डिस्टेंस की डायमेंशनल फार्मूला जो होगी वो होगी L1। सही बात है कि नहीं है, M0 L1 T0। ठीक है, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं। अगर आप यहां पर देखेंगे बेटा, लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एन एक्चुअल पाथ, तो इसका मतलब यह है कि जब बॉडी मोशन में होगी तब जाके एक्चुअल पाथ आएगी, तब जाके उसकी लेंथ होगी। समझ में आया? तब जाके हम उसकी नापाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती है और ये कभी भी नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, क्योंकि एज पर डेफिनेशन इट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जब भी आप पाथ ट्रेस करेंगे ना, फिर आपने देखना वो कितना है, क्या वो जीरो होगा? वो जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप मोशन में हैं, तभी जाके आप पाथ ट्रेस कर रहे हैं, तो ये कभी भी जीरो नहीं होगा। और दूसरी बात, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि वो चला -3 मीटर, हम ये कहेंगे कि 3 मीटर चलो। क्या 3 मीटर चलो? तो आपकी मर्जी, आप जिधर की तरफ जाएंगे उधर की तरफ जाओ, 1 मीटर आगे जाओ, 2 मीटर पीछे जाओ, तो 3 मीटर आ गए। क्योंकि हमने कुछ नहीं करना, हमने बस देखना है कि आपकी जो एक्चुअल पाथ है, अगर ये यहां से यहां तक गया 1 मीटर और वहां से यहां तक आया 2 मीटर, तो हम कहेंगे कि आपकी जो एक्चुअल पाथ है उसकी जो लेंथ है दैट इज 3 मीटर, तो डिस्टेंस इज 3 मीटर। समझ में आया? तो एक और पॉइंट इस डेफिनेशन से क्लियर हो गया, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है, ये जीरो नहीं होती है, नेगेटिव की तो बात ही नहीं है। अब एक और बात, यहां से एक और बात क्लियर होगी, क्या मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी? क्या मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी? बिल्कुल कर दी। क्या इस डेफिनेशन के मुताबिक मैं यहां पर 3 मीटर चला, क्योंकि मुझे कहा गया था कि 3 मीटर चलो, 3 मीटर डिस्टेंस करो कवर, तो मैं चला, मेरी मर्जी, मैं कैसे चलूंगा, क्योंकि मुझे एक्चुअल पाथ की लेंथ देखनी है, वही है डिस्टेंस। तो क्या मैं डायरेक्शन चेंज कर सकता हूं? हाँ। क्या इस डिस्टेंस पे, इस एक्चुअल पाथ की लेंथ पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो व्हेन एनीथिंग डज नॉट गेट चेंज ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, वी कॉल दैट एज स्केलर क्वांटिटी। तो यहां से एक और बात क्लियर होती है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
क्या है? स्केलर क्वांटिटी। सर क्यों है स्केलर क्वांटिटी? फील दे रहा हूं मैं। स्केलर क्वांटिटी का मतलब यह है, रियल मतलब यह है कि डायरेक्शन बदलो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? डायरेक्शन पे ये बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। आप इसको दे भी डायरेक्शन दे दो, किधर की तरफ डायरेक्शन दे दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, आपने बस देखना है कि आपकी जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ कितनी है। फिर आपकी मर्जी, आपकी एक्चुअल पाथ कैसी भी हो सकती है। वो कंटिन्यूसली गोल गोल में भी हो सकती है, उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो भी सकती है। तो हमें कोई परेशानी नहीं है, आप जो डायरेक्शन रखेंगे वो। सो दिस मीन्स दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंज इन डायरेक्शन। सो व्हेन इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन, तो दिस मीन्स दैट इट इज 100% अ स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अब यहां से एक और पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये मैं सारे पॉइंट डिस्टेंस कहां से? डेफिनेशन से निकाल रहा हूं। अब एक और पॉइंट देख ले बेटा। सर ये जो डिस्टेंस है ना, ये लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि जैसी पाथ वैसी डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है? ये एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है। आपकी पाथ कैसी है? आपकी पाथ ऐसी है, आपकी पाथ ऐसी है, जैसी पाथ है क्या वैसी ही लेंथ भी आएगी उसकी? तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इनिशियल पॉइंट पता होगा और फाइनल पॉइंट पता होगा, मैं नहीं कह सकता कि डिस्टेंस कितनी हो सकती। समझ में आया ना? देख क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा? एक्चुअल पाथ पे। अगर मैं आपको इनिशियल पॉइंट बोल रहा हूं कि ये है आपका इनिशियल पॉइंट, यहां से आपने निकलना है, इनिशियल पॉइंट ये है, और यहां पर आपने पहुंचना है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। मैं इनिशियल पॉइंट भी दे रहा हूं जहां से आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, और मैंने बोलना है आपसे कि यहां पहुंचना है आपने। मैं कह रहा हूं कि बताओ डिस्टेंस कितनी होगी। आप बोलेंगे इसका आंसर 100। चलो मैं आपको यह भी कहता हूं कि यहां से यहां तक 3 किलोमीटर है। कितना है? 3 किलोमीटर। बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? 3 किलोमीटर होगी? नो नो नो, इसका आंसर 3 किलोमीटर डिस्टेंस नहीं है। सर क्यों? क्योंकि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? एक्चुअल पाथ पे। पता क्या है, जो बंदा यहां से निकला वो कहां से गया, वो कहां से कौन सा रास्ता उसने चुना और फिर फाइनल पॉइंट पे पहुंचा। समझ में आया? क्या एक्चुअल पाथ कुछ अलग बनी? क्या उसकी लेंथ 3 किलोमीटर होगी कि समथिंग डिफरेंट? क्या डिस्टेंस यही 3 किलोमीटर होगी कि डिफरेंट? तो इससे 100% एक और बात क्लियर हो गई कि इफ वी नो द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, वी कैन नॉट से व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस। यानी कि डिस्टेंस कितनी होगी हम नहीं कह सकते, जबकि हमें पता होगा कि कहां से निकलना है, कहां पहुंचना है। हम नहीं कह सकते डिस्टेंस कितनी होगी। क्यों? क्योंकि एज पर डेफिनेशन डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल पाथ पे। और एक्चुअल पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है? बंदे पे। बंदा कैसा एक्चुअल पाथ ट्रेस करे वैसी डिस्टेंस होगी। समझ में आया? तो एक और चीज क्लियर हो गया कि इफ वी नो द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, वी कैन नॉट नो द डिस्टेंस। हाँ, इफ वी नो द एक्चुअल पाथ, वी नो द डिस्टेंस। समझ में आया? तो बताओ डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? तो डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड किस पे करती है? इट डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ। तो इसका क्या मतलब है? अगर आपको एक्चुअल पाथ पता है कैसी है, तो आप उसकी मेजरमेंट करके डिस्टेंस बता सकते हैं। अगर आपको पता है कि आप कहां से निकले और आप कहां पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम नहीं कह सकते कि डिस्टेंस कितनी है। सो इसका एक और मतलब यह है कि इफ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आर नोन, अगर मुझे पता है कि इनिशियल पॉइंट कौन सा है और फाइनल पॉइंट कौन सा है, ठीक है, मुझे दोनों लोकेशंस पता है। सपोज इनिशियल पॉइंट इज श्रीनगर एंड फाइनल पॉइंट इज कन्याकुमारी, वी डोंट नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया? हाँ, हम कहते हैं डिस्टेंस, बट जब आप वो वाला ट्रैक चुनते हैं जो ट्रैक दिया गया होगा कि जिस पे इतनी डिस्टेंस होगी, समझ में आया? तो वंस यू डोंट नो द ट्रैक, यू डोंट नो द डिस्टेंस। समझ में आया? सो इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर नोन, अगर आपको इनिशियल पॉइंट भी पता है और फाइनल पॉइंट भी पता है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी? इनफाइनाइट, मतलब नॉट डिफाइंड। हमें नहीं पता कि वो क्या होगी, तो डिस्टेंस इज नॉट डिफाइंड। डिस्टेंस क्या रहेगी? नॉट डिफाइंड। ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है? एक्चुअल पाथ पे। तो एक और चीज इसमें मैं मेंशन करना चाहता हूं, आपने एक और चीज देखा होगा कि गाड़ियां चलती रहती है कि नहीं है? तो वो डिस्टेंस कवर करती है, क्योंकि वो जहां से चलेगी वो एक्चुअल पाथ है। तो उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं? तो उनके सामने एक क्लस्टर मीटर पे एक मीटर लगा होता है, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। व्हाट इज दैट कॉल्ड? ओडोमीटर। वो ओडोमीटर आपने देखा होगा कि उस पे जब भी आप गाड़ी चलाते तो उस पे कंटिन्यूअसली यहां पर रीडिंग आती जाती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। आप चलो तो इधर एंड में लिखा होता है किलोमीटर, अरे 50,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी
चली है, ठीक है, और चलाओ 1 और 2 किलोमीटर, रास्ता जो भी है सो है। तो वो उस पे वो ये नहीं देखता है कि आप कहां से निकले, वो ये देखता है कि आप कहां से निकल रहे हैं, तो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो वो जो रीडिंग वहां पर दे रहा है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बेटा क्या है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। सो हमारे पास एक डिवाइस है ओडोमीटर, जो हम कहां पर यूज करते हैं, व्हीकल्स में, किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एक व्हीकल में एक डिवाइस फिट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर। समझ में आया? ये यहां तक क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया ना, हम अगले टर्म पे जाएंगे एंड दैट इज सिंपली कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्लियर हो गया? तो डिस्टेंस क्लियर हो गया, तो अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, फिर इन पे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और बाकी रिलेशंस भी निकालेंगे। ये है सिंपल डेफिनेशन, सिंपल पॉइंट्स अबाउट डिस्टेंस। समझ में आया? बहुत अच्छा, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलो अब हमारा अगला टॉपिक, दैट इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिस्प्लेसमेंट। ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? ये एक ऐसा पैरामीटर है जिससे हम बता सकते हैं कि मोशन कैसी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं काइनेमैटिक्स, और इसका सगावाई दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सर व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? रट्टा वट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, कौन वेक्टर है, कौन स्केलर। डेफिनेशन खुद बोलेगी कि वेक्टर कौन है, स्केलर कौन है। अब हम पहले देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ये है कि इट इज द शॉर्टेस्ट, याद रखना मैं क्या कह रहा हूं, शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर रहा हूं, मतलब सबसे छोटी, शॉर्टर नहीं है, शॉर्टेस्ट है। इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, याद रखना। सो क्या है डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन? डेफिनेशन क्लियर तो सारे पॉइंट्स क्लियर, डेफिनेशन अनक्लियर है तो आप किसी भी पॉइंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। सो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, यानी कि लेंथ, पाथ की क्या लेंथ, मगर कौन सी लेंथ? शॉर्टेस्ट लेंथ, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। कुछ बोलते हैं बिटवीन, बिटवीन नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आपने बिटवीन बोला तो फिर ए से बी तक जाओ या बी से ए तक, ये सेम होगा, जबकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगी। रिमेंबर दिस थिंग। सो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। बस इतनी सी थी कहानी। बस अगर आपको ये क्लियर है ना, तो इसका मतलब ये कि आप सारे पॉइंट्स खुद बता देंगे कि व्हाट विल हैपन। पहली बात ये है कि ये शॉर्टेस्ट है, मतलब सबसे छोटी, चाहे वो फिजिबल हो या ना हो, चाहे वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो या ना हो, तो ये हमेशा क्या होती है? शॉर्टेस्ट। क्या होती है? लेंथ किसकी? पाथ की। एक पाथ की ये शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, मगर कहां से कहां तक? 2 पॉइंट्स के बीच में नहीं, कहां से कहां तक। मतलब अगर मैं बोलूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो फिर आपकी मर्जी, आप यहां से जाए या यहां से जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैंने बिटवीन नहीं बोला, मैंने क्या बोला? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब यहां से यहां तक, ना कि यहां से यहां तक। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब ये, यहां पर एक और चीज है, दैट इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। अगर आप देखेंगे ना, इस चीज को देखेंगे, ये आपको एक चीज का फील देगा। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। अगर आप मेरी उंगली की तरफ देखेंगे ना, तो आपको एक चीज 100% क्लियर होगा कि इसका क्या मीनिंग आ रहा है। फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो इसका मतलब कि ये डायरेक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की, यहां से वहां तक। समझ में आया? तो जब हम बोलेंगे इन दोनों के बीच में, हम ऐसे बोलते हैं इन दोनों के बीच में, आपकी मर्जी, आप यहां से जाओ वहां तक या वहां से जाओ यहां तक। बट ये बिटवीन है, ये क्या कह रहा है? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, यहां से वहां, ना कि वहां से यहां। तो ये किसकी बात कर रहा है? डायरेक्शन की बात कर रहा है। और क्या है? ये लेंथ है, किसकी? पाथ की। और कौन सी लेंथ है? शॉर्टेस्ट। बस इतनी सी थी कहानी किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखना, अगर आपको ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए ना, तो आप बहुत सारे पॉइंट्स यहां से निकाल देंगे। पहला पॉइंट हम क्या निकालेंगे डेफिनेशन से? अगर ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं और यहां मुझे पहुंचना, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। सपोज रास्ता यहां से है, मतलब इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, ये प्रैक्टिकल पाथ है, एक्चुअल पाथ है। समझ में आया? बट
मुझे ये कह रहा है कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। क्या ये इनिशियल है, क्या ये फाइनल है, क्या ये एक्चुअल पाथ है, बट ये फिजिबल है, ये वाली पाथ फिजिबल है, यहां से आप जा सकते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि मुझे इसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है, मैं सबसे छोटी पाथ हूं सबसे छोटी। तो सबसे छोटी कब होगी? जब वो स्ट्रेट होगी। ऐसे करोगे ना गलत, तो ऐसे करना सही है, क्योंकि फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ये वाली जो पाथ बनी, नो डाउट ये पाथ फिजिबल नहीं है, यहां से आप चल नहीं सकते। बट डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मैं यही हूं। आप चल पाए इस पे या ना चल पाए, ये फिजिबल है या ना फिजिबल है, मुझे उसके साथ कोई लेना देनी नहीं है, मुझे मेरे डिस्प्लेसमेंट यही है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। तो ये हमेशा क्या होगी? तो इस शॉर्टेस्ट से ये पाथ लेंथ जो बनी, ये बनी स्ट्रेट। क्या बनी? स्ट्रेट लाइन, मगर कहां से? फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। समझ में आया? तो चाहे फिर पाथ कर्वड ही क्यों ना हो, ये वो नहीं देखेगा कि कर्वड है, ये बोलेगा कि नहीं मुझे स्ट्रेट जाना है क्योंकि शॉर्टेस्ट हूं मैं। तो इसलिए पहला पॉइंट ये बनेगा, इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, it is a straight line from initial to final point, from initial to final point। समझ में आया? ये हमेशा इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक कौन सी लाइन होती है? ये स्ट्रेट लाइन। आपने ये स्ट्रेट लाइन कहां से लाया? सर क्योंकि डेफिनेशन से, डेफिनेशन में था ना शॉर्टेस्ट, तो शॉर्टेस्ट तभी होगा जब ये स्ट्रेट होगी। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं, धीरे धीरे एक और पॉइंट पढ़ते हैं। उसके बाद ये पाथ है, पाथ की लेंथ है। समझ में आया? तो अगर ये पाथ की लेंथ है शॉर्टेस्ट, तो लेंथ ही है, तो लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर। तो इसका ऐसा यूनिट मीटर होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगा बेटा इसका? तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर। समझ में आया? बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे थे ये यहां से वहां तक, ना कि वहां से यहां तक, तो इसका मतलब कि इसकी डेफिनेशन में दो चीजें हैं। एक तो ये लेंथ है, मतलब लेंथ का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। कितना? 3 मीटर, 10 मीटर। समझ में आया? तो वो हो गया मैग्नीट्यूड। और दूसरा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, और इसके साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट है, मतलब ये डायरेक्शन भी एसोसिएट करता है अपनी डेफिनेशन में, और मैग्नीट्यूड भी एसोसिएट करता है। तो इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक है डायरेक्शन और दूसरा है मैग्नीट्यूड। और जब एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जिसको लगे, ये नहीं जिसके पास है, नहीं, which requires both magnitude and displacement for its complete definition, we call that physical quantity as vector or scalar vector। so इसकी definition से हमें 100% क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो होगी ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो क्लियर हो गया एक और पॉइंट, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपको मेरी बात याद रखना, अगर आपको किसी ने बोला कि व्हाई डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक ही जवाब देना, बिकॉज ऑफ इट इज डेफिनेशन, बस दैट इज इट। इसकी डेफिनेशन देख तो खुद पता चलेगा कि वेक्टर है कि नहीं है। अगर आप डेफिनेशन कुछ और अजीब गरीब डेफिनेशन है तो फिर वो कैसे एक्सप्लेन कर पाएगा कि ये वेक्टर है कि नहीं है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन में 100% क्लियर है कि इस डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए, पढ़ने के लिए हमें दो चीजें जरूरत है, एक है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ और दूसरा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब कि डायरेक्शन की भी जरूरत है और मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है। दैट इज व्हाई इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आया? बहुत अच्छा। अगर आपने यहां पर बिटवीन बोला ना, रिमेंबर दिस थिंग, मैं सच कह रहा हूं, अगर आपने इधर लिखा ना बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, देन यू कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। रिमेंबर दिस थिंग। सो एक और चीज, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे एक बात बताओ, ये फिर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और इवन जीरो भी हो सकती है। जबकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा क्या थी? पॉजिटिव। जो बॉडी मोशन में होती है उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अब बात समझो, डिस्प्लेसमेंट ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। क्यों? देखिए, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों है? क्योंकि ये क्या है? वेक्टर। और वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसकी डेफिनेशन देख ले। समझ में आया? अब इसकी डेफिनेशन से देख हम कितने पॉइंट्स निकाल रहे हैं। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कैसे हो सकता है? देख बेटा, सपोज मैं यहां से वहां गया, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक, ये मेरा पहला जर्नी था, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? स्ट्रेट लाइन ड्रा करिए, सपोज ये 3 मीटर निकला प्लस 3 मीटर, हाँ चलो हम ये 3 मीटर है। अब आप कहेंगे कि सर पॉजिटिव कैसे हो सकता है? चलो मैंने मान लिया कि ये इनिशियल टू फाइनल है उधर की ओर, मैं पॉजिटिव मानता हूं, तो प्लस 3 मीटर। अब अगर बॉडी वहां से यहां आई, क्या डिस्प्लेसमेंट अभी भी 3 मीटर निकलेगी? हाँ निकलेगी,
बट डायरेक्शन अपोजिट है कि नहीं है? डायरेक्शन अपोजिट है। क्या डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या डायरेक्शन भी असाइन करनी पड़ती है? हाँ, क्योंकि एज पर डेफिनेशन। अब मुझे एक बार बताओ, अगर यहां से वहां तक 3 मीटर है, वहां से यहां तक भी तो 3 मीटर है, अगर आपने फिर से बोला कि ये भी 3 मीटर ही है, तो याद रखना आपने डिस्टेंस की बात करी, क्योंकि आपने डायरेक्शन का कोई मतलब कोई यहां पर कोई लॉजिक ही नहीं है डायरेक्शन का। तो अगर आप ये बोलेंगे कि यहां से वहां तक 3 मीटर है, वहां से यहां तक 3 मीटर बराबर है, पर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, बट आपने लिखना पड़ेगा -3 मीटर। सर क्यों? क्योंकि +3 मीटर ये आइडिया हमें देता है कि आप यहां से वहां गए, आप जब वहां से यहां आए वो भी 3 मीटर, तो इसका मतलब कि आपने नेगेटिव यहां पर यूज किया। नेगेटिव बस इसकी बात करता है, जब जब वेक्टर में नेगेटिव होता है ना, क्योंकि हमने वेक्टर फिजिक्स पढ़ी है, वहां पर हमने देखा कि जब वेक्टर क्वांटिटी के साथ नेगेटिव यूज करते हैं ना, या पॉजिटिव यूज करते हैं, तो इसका सिंपली एक ही चीज मतलब होता है डायरेक्शन। ये डायरेक्शन की बात करता है। तो यहां पर -3 मीटर का मतलब ये नहीं है कि माइनस का यहां मतलब नहीं है कम, यहां माइनस का मतलब है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस। आपकी मर्जी, आप टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव रख सकते हैं, बट देन टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि अगर हम टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस जाएंगे तो हम डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव लिखेंगे, अगर हम वहां से इधर की ओर आ रहे हैं तो हम उसको नेगेटिव लिखेंगे, क्योंकि ये प्लस और माइनस हमें ये कहेगा कि प्लस का मतलब है टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, माइनस का मतलब है टुवर्ड्स लेफ्ट। क्योंकि डायरेक्शन बदली तो साइन भी बदलना पड़ेगा। सर क्यों साइन बदलना पड़ेगा? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आया? तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे उधर की ओर जा रहा हूं 3 मीटर, तो आप बोलेंगे 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप वहां से आ रहे हैं वापस 3 मीटर, तो अब यहां से नहीं जा रहे, तो टुवर्ड लेफ्ट जा रहे, तो आपने 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ेगा, बट -3 मीटर। तो माइनस क्या बोलेगा? इट इज नॉट टुवर्ड्स राइट, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इसलिए हम ये प्लस और माइनस अब कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहां पर एक थंब रूल देता हूं। जब भी हम टुवर्ड्स ऊपर जाएंगे तो याद रखना, तो वो पॉजिटिव लेना, जब नीचे की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेना, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव लेंगे और टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस नेगेटिव लेंगे। तो ये सब चीज याद रखिएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यहां पर सिंपली डायरेक्शन की बात करता है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये बॉडी यहां से निकली और वापस फिर से उधर ही आई, मुझे बता डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी? सर डिस्प्लेसमेंट तो आपने बोला कि शॉर्टेस्ट ये स्ट्रेट लाइन होती है कहां से? इनिशियल से फाइनल तक। क्या ये इनिशियल है? हाँ। क्या ये वापस वहीं पे पहुंची? क्या फाइनल भी वही है? जब मैं इनिशियल से फाइनल तक लाइन डाल दूं, शॉर्ट स्ट्रेट लाइन, क्या वो उसकी लेंथ कुछ बनेगी ही नहीं? क्योंकि इनिशियल भी वही है, फाइनल भी वही है। तो इसका मतलब उस टाइम इसकी लेंथ कितनी होगी? 0। तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट 0 होगी। यहां पर ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम यहां से वहां गए तो +3 मीटर, जब हम वहां से यहां आए तो -3 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी 3 मीटर + -3 मीटर, दैट इज अगेन 0। तो आपकी मर्जी, बट साइन आपने यूज करनी है, क्योंकि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन का खास क्या रखना पड़ेगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे और टुवर्ड्स नेगेटिव लेंगे। समझ में आया? तो इसलिए आप यहां पर यह भी कह सकते हैं कि इट कैन बी, डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। तो ये चीज याद रखिएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस जा रहा है और नेगेटिव का मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस जा रहा है। समझ में आ रहा है? एज पर मैं साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं। ठीक है, और 0 का मतलब यह है कि जहां पर इनिशियल पॉइंट है वहीं पर फाइनल पॉइंट भी आ गया। समझ में आया? तो बहुत अच्छा, यहां तक क्लियर हो रहा है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच में क्या क्या अंतर भी आ रहा है। अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये मेरा कौन सा पॉइंट है? इनिशियल पॉइंट। और ये मेरा कौन सा पॉइंट है? फाइनल पॉइंट। समझ में आ रहा है? और रास्ता ये है, और इस रास्ते की जो लेंथ है दैट इज 30 किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? क्या वो 30 किलोमीटर होगी? सर ना 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 ना, ये पाथ पे डिपेंड कहां करता है? ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है? स्ट्रेट लाइन डाल और जो इसकी लेंथ निकलेगी वही होगी डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यहां पर आप बताओ, क्या अगर मैं आपको बता दूं कि पाथ कहां कहां से है, क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते? ना बाबा, हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये बस डिपेंड करता है इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है, जाना कहां से, जाना कहां है। स्ट्रेट लाइन डाल, उसकी नापाई कर, वही होगी डिस्प्लेसमेंट।
फिर वो रास्ता बने या ना बने, वो फिजिबल हो या ना हो, वही होगी डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो मतलब यहां पर ये टोटली इसको इन कंट्रास्ट बना रहा है किसके? डिस्टेंस के। डिस्टेंस कहती है कि एक्चुअल पाथ कहां से है, तो मैं बता दूंगी कि मैं कितनी हूं, और डिस्प्लेसमेंट कहता है नहीं मुझे एक्चुअल पाथ नहीं चाहिए, मुझे बताओ कहां से निकलना है, कहां पहुंचना है, स्ट्रेट लाइन डाल, उसकी नापाई कर, वही होगी डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। सो यहां से एक और पॉइंट क्लियर हो गया, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। जो डिस्प्लेसमेंट है ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता कि पाथ कैसी है, फिर ये किस पे डिपेंड करता है? ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। बताओ इनिशियल कहां है, फाइनल कहां, क्या है फाइनल कहां है, तो डिस्प्लेसमेंट में बता के दूंगा। बट अगर मैं इन कॉन्ट्रास्ट बोल दूं कि इनिशियल पॉइंट भी पता है, फाइनल पॉइंट भी पता है, बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस नॉट डिफाइंड है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करता है, और डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड है। और डिस्प्लेसमेंट कब डिफाइन होती है? जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होगा। समझ में आया? सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। तो ये किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे पढ़ेंगे। इट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ओनली। बस मतलब इनिशियल पॉइंट आपको पता है, फाइनल पॉइंट आपको पता है, आप बता पाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अगर इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, तो आप डिस्टेंस नहीं कह सकते बल्कि डिस्प्लेसमेंट कह सकते। अगर आपको पाथ पता है, आप डिस्टेंस कह सकते हैं, ना कि डिस्प्लेसमेंट कह सकते। समझ में आया? ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अभी इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, आप देखना कितनी ग्रेविटी है इस कॉन्सेप्ट में कि इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। कौन? डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट व्हाइल डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट। समझ में आया? तो अब मुझे यहां पर आपको एक और बात कहनी है कि ये चीज क्लियर हो गया। याद रखना, मैं फिर से कह रहा हूं क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर इनिशियल पॉइंट भी पता होगा और फाइनल पॉइंट भी पता होगा, क्या डिस्प्लेसमेंट पता होगी? हाँ। अगर मैंने नहीं बोला कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है, बट पाथ बता रहा हूं, क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे? नहीं निकाल पाएंगे, नेवर एवर। रिमेंबर दिस थिंग, ये कॉन्सेप्ट आगे काम आ जाएगा। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको एस वेक्टर से डिनोट करते हैं, एस वेक्टर से हम डिनोट करते हैं इसको। ठीक है, तो दिस वाज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, और ये दोनों पैरामीटर्स हमें यूज होते हैं मोशन को डिस्क्राइब करने में। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और सर्कुलर ट्रैक किसके बराबर होता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है। तो उससे पहले यहां पर छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ताकि हम देखते हैं कि क्या हमें ये आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो इसको आप नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट तो नहीं ले सकते। चलो अब यहां पर देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे, क्या है क्वेश्चन हमारे पास कि a runner completes one round of a circular path of radius r in 40 seconds. What will be its displacement in 2 minutes 20 seconds? ये बाद में आ जाएगा क्योंकि हमने वो सर्कुलर पाथ नहीं पढ़ा। ठीक है, हाँ यहां पर ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, a runner completes one round of a square shaped path. एक स्क्वायर शेप्ड पाथ है। ठीक है, पहले मैं स्क्वायर बना दूं, ये एक स्क्वायर शेप्ड पाथ है, तो इसका हर कोई साइड जो है वो कितना दिया गया है? दैट इज 10 मीटर। ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10 मीटर है, और ये भी 10 मीटर है। ये स्क्वायर शेप्ड पाथ है। तो इस पे जब एक बंदा निकलता है, एक कंप्लीट राउंड मारता है, तो स्टार्ट करे कहीं से, चलो वो यहां से निकलेगा, जब वो यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, फिर से यहां पहुंचा, तो उसने कितना ना राउंड किया? एक कंप्लीट राउंड किया। कहीं से भी निकलो, यहां से निकलो, यहीं पर जब वापस आएगा तो एक राउंड हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि उसको 40 सेकंड लगते हैं। कितने लगते हैं? 40 सेकंड। तो अगर उसको एक चक्कर लगाने में 40 सेकंड लग रहे हैं, तो इसका मतलब कि ऑन एन एवरेज हम यही कहेंगे कि एक साइड में तो 10 सेकंड लगेंगे। फिर एक साइड को कवर करने में उसको कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि जब 10 10 10 10 करेंगे तो 40 सेकंड हो जाएंगे। हाँ यही मान ले, यही है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, अभी हमने उसके बारे में बात नहीं करी, चलो मान लो यही है। 10 10 सेकंड इसको एक एक साइड कवर करने में लगता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकंड्स विल बी। बताओ इस बंदे को जिसको एक स्क्वायर जो है उसका हर कोई साइड 10 10 मीटर है और हर कोई साइड को कवर करने में उसको कितना टाइम लगता है? 10 10 सेकंड। बताओ 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? ठीक है, व्हाट विल बी इट्स आंसर? 20 मीटर, 20√2 मीटर, 10 मीटर नॉट डिफाइंड। देखो जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो सपोज मेरा ये इनिशियल पॉइंट है, क्या है? इनिशियल। तो
के बाद वो कहां पहुंच जाएगा? तो 10 सेकंड में तो वो इतना चलेगा और 10 सेकंड में और इतना चलेगा, तो 20 सेकंड के बाद तो वो यहां पहुंच जाएगा, है कि नहीं है? और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रेट लाइन ड्रा करो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। सही बात है। तो ये होगी क्या? डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे कि सर फिर तो हो गया, ये तो सिंपल है। कैसे सिंपल है सर? आपने कुछ नहीं करना है, आपने ये भी पता है 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये तो भाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होता है? 10√2। मतलब कि एक साइड जो है वही होगा बट √2 से मल्टीप्लाई करो। मतलब आई मीन टू से अगर ये 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर, ये कितना होगा? हाइपोटेन्यूज होगा 3√2। ये याद रखो, जब आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यही निकलेगा। ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 है, ये होगा 10√2। क्या वो ऑप्शन है? हाँ, बट इसका आंसर ये नहीं है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। आप मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया कि ये कहां से निकल रहा है? आप पढ़ो, क्वेश्चन में है हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 20 सेकंड्स विल बी। 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? पता क्या है वो कहां से निकला? अगर वो यहां से निकला तो 20 सेकंड के बाद वो कितना मीटर करेगा? 10√2 मीटर। अगर वो यहां से निकला मिड पॉइंट से तो यहां लगेंगे 5 सेकंड क्योंकि 20 से निकला, और यहां लगेंगे 10 सेकंड और यहां लगेंगे 5 सेकंड, हो गए ना 20 सेकंड। तो 20 सेकंड के बाद वो यहां होगा तो उसका इनिशियल पॉइंट फिर ये होगा और फाइनल पॉइंट ये होगा, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट ये निकलेगी और ये निकलेगी 10 मीटर। वो भी ऑप्शन है। बताओ अब ये वाली डिस्प्लेसमेंट है कि ये वाली डिस्प्लेसमेंट? सर मुझे लगता है कि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। क्वेश्चन इनकम्प्लीट है 100%, बट इसने दिया है तो इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हम नहीं बता सकते जब तक हमें पहले ये भी ना पता हो कि इनिशियल पॉइंट क्या है। अगर इनिशियल पॉइंट ये होगा तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक होगी। अगर इनिशियल पॉइंट यहां होगा तो फाइनल पॉइंट कुछ यहां पहुंच जाएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट ये निकलेगी। क्या इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट 20 सेकंड में हो जाएंगे? यस, प्रोवाइडेड यू डोंट नो द इनिशियल पॉइंट। आपको पता नहीं है कि इनिशियल पॉइंट कहां पे है, इसीलिए मैंने बोला था कि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। बताओ इसका आंसर क्या है? क्या 10√2 भी निकला? हाँ। क्या 10 भी निकला? बाकी सारे भी निकलेंगे। तो कौन सा आंसर दोगे? सर इसके तो बहुत ज्यादा आंसर्स है, इनफाइनाइट आंसर्स है, नॉट डिफाइंड है ये, तो इसका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते कि उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कहां से निकल रहा है। समझ में आया? क्योंकि हमने अगर यहां से उसको स्टार्ट किया तो 10√2 आंसर आएगा, अगर हमने उसको यहां से स्टार्ट किया तो 10 मीटर आंसर आ जाएगा, जबकि दोनों ऑप्शन वहां पर है। तो इन चीजों पे खास ख्याल रखिए। ठीक है, तो अब आगे चलते। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या है? नॉट डिफाइंड। समझ में आया? और अगर नॉट डिफाइंड ना होगा तो इसके बजाय क्या होगा? नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आंसर है इसका। ठीक है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है आप देखिए। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी मूव्स। हाँ, ये भी बाद में करेंगे क्योंकि हम वेक्टर में पढ़ेंगे वो। ठीक है, चलो पहले मुझे लगता है कि पहले हम यही पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद और न्यूमेरिकल्स करेंगे। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर अ सर्कुलर ट्रैक। नो डाउट ये एक्चुअली मोशन इन वन डे का नहीं है, बट जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन आते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन, वो इस कर्व्ड पाथ पे आ ही जाते। सॉरी। तो इसीलिए ये हमारे लिए जरूरी बनता है कि हमें पहले पता हो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो कर्व्ड पाथ पे कितना होता है। ठीक है, तो कर्व्ड पाथ का तो एक चीज दिया गया होगा कि उसका रेडियस कितना है। ठीक है, चलो यहां पर हम डिस्टेंस भी देखेंगे और डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे, मगर किसके ऊपर? ओवर कर्व्ड पाथ। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ओवर सर्कुलर ट्रैक। ओवर सर्कुलर ट्रैक, ये अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं तो इसलिए याद रखिएगा। अब देखो, सबसे पहले हम यहां पर पहले एक सर्कुलर ट्रैक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पहले एक सर्कुलर ट्रैक बना लिया मैंने। सर्कुलर ट्रैक, तो सपोज ये क्या है? इसका सेंटर। और सर्कुलर ट्रैक जब भी होगा इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा। सपोज इसका जो रेडियस है दैट इज आर। दैट इज व्हाट? आर। सो आर इसका क्या है? रेडियस। इतना तो दिया गया होगा कि जब सर्कुलर ट्रैक दिया गया होगा तो इसका मतलब कि उसका रेडियस तो होगा, चाहे आर की क्यों ना हो, तो रेडियस होगा इसका। सपोज आर इज द रेडियस। मैं क्या करता हूं कि सपोज यहां पर एक बॉडी है, क्योंकि आप बॉडी को आपने चलाना है कहां पे? ओवर सर्कुलर ट्रैक। फिर उसकी डिस्टेंस भी निकालिए और डिस्प्लेसमेंट भी निकालिए। सपोज ये जो बॉडी है ये ए पॉइंट से निकली, ओवर सर्कुलर ट्रैक चलती है चलती है चलती है, यहां पर पहुंची, बी पॉइंट तक ये पहुंची। तो बी पॉइंट कहां पर है? सर्कुलर ट्रैक के ही ऊपर। और ये कितना होगा यहां पर? ये भी आर ही होगा रेडियस। सपोज ये जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चली
ओवर ए सर्कुलर ट्रैक। सपोज इसने ये वाली पाथ ट्रेस करी, क्या ये इसकी एक्चुअल पाथ है? क्योंकि ये यहीं से जा रहा है तो इसकी लेंथ जो है दैट इज द डिस्टेंस। सपोज वो मैं एल मानता हूं, एल क्या है? डिस्टेंस। समझ में आया? अब ये डिस्टेंस आपने निकालनी है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने पहले देखना है कि जब भी ये आर्क ट्रेस करेगा, जब भी ये सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा, आपने ये देखना है कि उस टाइम ये कितना एंगल सबटेंड करेगा। कहां पर? सेंटर पर। सपोज सेंटर पे जो ये एंगल बनाता है दैट इज थीटा। जब ये सर्कुलर ट्रैक पे चली तो चलते चलते इस ये यहां पर क्या बना रही है? देखो ये जो रेडियस है ये भी घूम रहा है, घूम रहा है। जितना ये चलेगी उतना यहां पर एंगल भी बनेगा। तो ये जो एंगल सेंटर पे बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। ये जो आर्क इसने ट्रेस करी तो उसने कितना एंगल बना दिया सेंटर पे। सपोज ये भी दिया गया है कि दैट इज थीटा। तो दो चीजें दी गई है। सपोज क्या क्या? एक है कि सर्कुलर ट्रैक का रेडियस कितना है आर, और ये जब बॉडी चली सर्कुलर ट्रैक के ऊपर और ये इसने कितना एंगल बना दिया सेंटर पे? थीटा। ये दिया गया। हमें कहा जा रहा है कि बताओ इसने डिस्टेंस कितनी करी और डिस्प्लेसमेंट कितनी करी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस निकालेंगे, सिंपल है डिस्टेंस के लिए, क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ाया है। जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने एंगल की बात करी थी। एंगल किसे कहते हैं? तो एंगल मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द आर्क टू द रेडियस ऑफ द आर्क। मुझे एक बात बताओ, जो यहां से यहां तक ये चला क्या वही एक्चुअल पाथ है? क्या उसकी नापाई जब करेंगे हम, उसकी मेजरमेंट जब करेंगे हम, क्या वो डिस्टेंस होगी? हाँ। क्या वही लेंथ ऑफ द आर्क भी है? तो मुझे एक बात बताओ, ए से लेके बी तक जो आर्क बन रही है उसकी मेजरमेंट करो, वही होगा डिस्टेंस। और हमें वो पहले से ही पता है कि यहां पर ये जो थीटा होता है ये एल बाय आर होता है, ये हमने पहले ही पढ़ के रखा है। तो वी नो दैट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू कि ये जो एंगल होता है ये किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। क्योंकि रेडियस किसका होगा? सर्कल का होगा या आर्क का होगा, क्योंकि आर्क इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। बट ये थीटा किस में होना चाहिए? प्लीज, ये मैं इधर लिखता हूं, बट ये थीटा जो भी होगा ये रेडियंस में होना चाहिए। तो इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं है। डिग्री में दिया गया होगा, रेडियन में हमें कन्वर्ट करना आता है। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन में कन्वर्ट होगा। याद रखना थीटा किसके बराबर होता है? लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ आर्क। हाउ मच इज लेंथ ऑफ आर्क? क्या वो एल है? क्या वही डिस्टेंस है? हाँ वही डिस्टेंस है सर, L by रेडियस ऑफ आर्क। हाउ मच इज रेडियस ऑफ आर्क? दैट इज आर। मुझे एक बार बता, क्या हमें L चाहिए? क्योंकि L क्या है? डिस्टेंस ओवर दिस सर्कुलर ट्रैक। सो मुझे लगता है कि फ्रॉम दिस L इज इक्वल टू, ये R इस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो R थीटा। सो आपके सामने एक फार्मूला तैयार हो गई कि आपने कुछ नहीं करना है, आपने बस ये देखना है कि रेडियस कितना है सर्कल का या उस सर्कुलर ट्रैक का, और इसने कितना एंगल सबटेंड किया सेंटर पे, उन दो को मल्टीप्लाई करिए आपको डिस्टेंस मिलेगी। याद रखना प्लीज, इसमें एक चीज याद रखना कि ये जो थीटा है, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, इन रेडियंस। तो इसको रेडियंस में लिखना। अगर ये डिग्री में होगा बेटा तो कन्वर्ट करने के लिए, अगर ये डिग्री में होगा, कौन? एंगल अगर डिग्री में होगा तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना। ये चीज याद रखिएगा, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। तो आगे फार्मूला एक चीज हो गया क्लियर कि हाउ मच इज द डिस्टेंस ओवर द सर्कुलर ट्रैक, किसके बराबर? आर थीटा, बट थीटा मस्ट बी इन रेडियंस। क्लियर हो गया? तो फार्मूला याद रही, बहुत अच्छा। अब आगे चलते, अब क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको मिटा दूं? बिल्कुल, तो आप ये नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट करिएगा। चलो ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के दो तरीके, एक है अप्रोक्सीमेट और दूसरा एक्यूरेट। मैं दोनों दिखाऊंगा, ठीक है? हो जाने दो लंबा वीडियो को, कोई मसला नहीं है। तो हम क्या निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात यह कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, वही बनेगा वेक्टर, वही बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये इनिशियल पॉइंट है? क्या ये फाइनल पॉइंट है? तो यहां से जाके यहां तक ये जो स्ट्रेट लाइन बनी, ये वाली जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये वाली, तो ये क्या है? यही तो डिस्प्लेसमेंट है। तो इसलिए ये एल गया क्योंकि ये डिस्टेंस था। अब इसकी मैं बात कर रहा हूं, इस वाले की, तो ये बन गई डिस्प्लेसमेंट। इसको मैं यहां पर एस से डिनोट करता हूं।
तो इसकी यहां से यहां तक कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गई, एस, मुझे वही निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं कि आप अप्रोक्सीमेट करके इस बॉडी को ए से लेके बी तक मत चलाओ, इस बॉडी को ए से लेके बी तक इतना चलाओ कि ये जो आर्क यहां पर बनेगी वो इतनी आर्क छोटी हो कि वो स्ट्रेट लाइन बनी, मतलब कि अप्रोक्सीमेट है। तो वो भी मैं दिखाऊंगा, बहुत सस्ता है वो, सस्ता मेथड, ठीक है। बट मैं पहले इसका लॉजिकल मेथड दिखाऊंगा। इस पे ही डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, अभी डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हमने इसकी लेंथ निकाली क्योंकि वही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए आपको मैंने वेक्टर्स में पढ़ाया है एक चीज, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ साइनस, क्योंकि उसको यूज करके मैं इसको सिंपली निकाल दूंगा। बट ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको पहले लॉ ऑफ साइनस पता हो, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। सो रेडियस क्या होता है उसके लिए मैं आपको पहले बता दूं, रेडियस इज अ वेक्टर। रेडियस क्या होता है, वेक्टर, ये याद रखिएगा। कहां से किधर की ओर इसकी डायरेक्शन होती है, फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस की ओर इसकी डायरेक्शन होती है। तो रेडियस इज अ वेक्टर, तो ये भी रेडियस है तो ये भी वेक्टर होगा, ठीक है। बट दोनों सेम नहीं होंगे क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, इस रेडियस की डायरेक्शन इधर की ओर। हाँ, मैग्नीट्यूड तो सेम है, इसका आर, इसका आर, और इसका कितना है, एस। अब ये कितना बन गया, थीटा, है कि नहीं है। तो क्या यहां पर ये जो ट्रायंगल बना, क्या ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, मैं सिंपली पहले इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल बना, बहुत अच्छा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसमें दो एंगल्स इक्वल हो या दो साइड्स इक्वल हो। क्या इसका ये वाला और ये वाला साइड इक्वल है, ये भी आर है, ये भी आर है, हाँ। तो इनके दो अपोजिट एंगल जो होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसका अपोजिट एंगल ये है, सपोज मैं उसका नाम रखता हूं अल्फा, और इसका अपोजिट एंगल ये है, तो ये भी अल्फा होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसमें अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, थोड़ा लंबा मेथड है बट है रियल गजब का मेथड है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अप्रॉक्सीमेट मेथड जो है ना वो बहुत छोटा है, मैं वो भी दिखाऊंगा। बट पहले ये चीज देखिए, क्योंकि इससे लॉ ऑफ साइनस और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, और बाकी ट्रिग्नोमेट्री भी क्लियर हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या जब ये यहां से यहां तक चला, क्या ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो गई, यस। हमने ये मैग्नीट्यूड निकाला, जबकि हमें पता ये आर है, ये भी आर है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे, ये कभी भी न्यूमेरिकल आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। नो डाउट वहां पर रेडियस वगैरह हो, बट वहां पर ऐसा ट्रायंगल बन रहा हो कि जिसके दो साइड्स हमें पता है, तीसरा नहीं पता है, तो आप वो निकाल देंगे। बट याद रखना लॉ ऑफ साइनस को यूज करके। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। तो थीटा प्लस अल्फा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर, एज पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो थीटा प्लस 2 अल्फा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ध्यान देना, 2 अल्फा किसके बराबर होगा, ये थीटा उधर जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो अल्फा किसके बराबर होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो वो हो गया 180 डिवाइडेड बाई 2 हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो आ गया एक चीज क्लियर कि ये जो अल्फा यहां पर निकला, ये एंगल या ये एंगल वो किसके बराबर निकला, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। थीटा तो गिवन है ना, कि वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या इस डिस्टेंस ने कितना एंगल सबटेंड किया है सेंटर पे, वो तो पहले से ही गिवन है। तो हमने अल्फा निकाला। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं लॉ ऑफ साइनस यूज करता हूं। सो एज पर लॉ ऑफ साइंस, तो लॉ ऑफ साइनस क्या कहता है, जो वेक्टर्स में हमने पढ़ा है, तो लॉ ऑफ साइनस कहता है कि अगर आप ये वाला मैग्नीट्यूड उठाएंगे तो डिवाइड में करो साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अगर ये वाला उठाएंगे मैग्नीट्यूड इसका, तो डिवाइड करो साइन ऑफ अपोजिट एंगल। अगर आप ये वाला उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे तो डिवाइड करो इसको साइन ऑफ एंगल यानी कि थीटा। तो यही है, तो आप लॉ ऑफ साइनस निकालिए। तो हमने क्या निकालना है, हम तो एस में इंटरेस्टेड है, डिस्प्लेसमेंट में। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इस साइड का एस, तो एस डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट एंगल क्या है, थीटा, तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, कोई भी साइड उठाओ, ये उठाओ, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, आर, तो आर डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल कौन है, अल्फा, तो डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय अपोजिट एंगल साइन ऑफ अल्फा, वो भी आर बाय साइन ऑफ अल्फा आ जाएगा। देखो, क्या अल्फा पता है, हाँ। क्या आर पता है, हाँ। क्या थीटा पता है, हाँ। तो एस पता चल गया, समझ में आया, चल बेटा। तो बता यहां से एस किसके बराबर आ जाएगा, तो एस विल बी इक्वल टू आर, तो आर ही रहेगा, डिवाइडेड बाय साइन अल्फा लिखेंगे, ठीक है, और इनटू क्या कर देंगे, साइन थीटा। समझ में आया, बहुत अच्छा। अब मुझे एक बात बता, अभी मैंने अल्फा निकाल के रखा, कितना निकला, 90 माइनस थीटा बाई 2। तो मैं इस अल्फा के बदले क्या लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2। बेटा जिसको ट्रिग्नोमेट्री क्लियर होगी ना, वही यहां पर ये समझ पाएगा कि ये क्या कर रहा है सर। सो मैं आर लिखा,
साइन ऑफ थीटा भी लिखा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 90 माइनस साइन ऑफ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, वो होता है कॉस थीटा, तो ये बनेगा कॉस ऑफ थीटा क्या है, अल्फा बाई 2। ये मैंने वहां पढ़ा के रखा है, ठीक है, सॉरी ये अल्फा नहीं, ये थीटा है ना, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2, ये क्या निकलेगा, थीटा बाई 2। तो आ गया इसका आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट एस किसके बराबर निकला, आर साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा बाई 2। थोड़ा इसको हम रीअरेंज करेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स की एक ब्यूटी है, वो कहता है कि अगर सिमेट्री मेंटेन किया करो, हमेशा सिमेट्री मेंटेन किया करोगे, अगर ऊपर थीटा है नीचे भी थीटा होना चाहिए, बट नीचे क्या है, थीटा बाई 2, अगर नीचे थीटा बाई 2 है ऊपर भी थीटा बाई 2 होना चाहिए। इसके लिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं। बेटा मुझे बताओ, यहां पर मैं लिखूंगा, आप मुझे बताओ, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़िए आपने, साइन 2 थीटा किसके बराबर होता है, ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है। अगर मैं यहां पर, अगर आप एंगल देखेंगे 2 थीटा है, अगर आप यहां पर एंगल देखेंगे थीटा है, देख ले फिर से मैं क्या कह रहा हूं, इधर डबल एंगल है, तो इधर राइट हैंड साइड इस इक्वेशन में एंगल जो है वो इसका आधा है, इधर डबल एंगल है ट्वाइस थीटा, तो इसका आधा क्या हो गया, थीटा थीटा। अगर मैं 2 थीटा के बदले थीटा लिखूं, फिर आप मुझे बताओ 2 2 ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा। अगर 2 थीटा कन्वर्ट हो रहा है थीटा में, तो मुझे बताओ थीटा कन्वर्ट किस में होगा, आधे में, तो वो क्या होगा, थीटा बाई 2, और ये भी क्या होगा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। तो मुझे बताओ साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तो ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा के बदले में लिख सकता हूं। तो यहां पर आप देखिए, ये जो एस है, एस इज कमिंग आउट टू बी आर, आर ही है, और साइन थीटा के बदले में क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस साइन ऑफ थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2, होल डिवाइड क्या होगा बेटा, कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इज इट विजिबल, यस। तो cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 गया, तो यहां से फॉर्मूला आ गई, ये 2 इधर लिखेंगे, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो ये आ गई फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट ओवर दिस सर्कुलर ट्रैक किसके बराबर निकलता है, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। ये देखो कि उसने एंगल कितना सबटेंड किया, उसका आधा कर लो उस एंगल का, उसको साइन लगाओ और 2r से मल्टीप्लाई करो, तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट। मैंने दोनों फॉर्मूला आपको दिखा दी। तो किसके बराबर निकली डिस्प्लेसमेंट ओवर दिस सर्कुलर ट्रैक, 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। तो ये मैंने बहुत अच्छे मेथड से निकाली, ठीक है, कि डिस्प्लेसमेंट ओवर द सर्कुलर ट्रैक किसके बराबर होती है, क्योंकि मैंने यहां पर डिस्प्लेसमेंट जितनी थी उतनी ही रखी, समझ में, मैंने अप्रोक्सीमेट मेथड यूज नहीं किया, मैंने एक सस्ता वाला मेथड यूज नहीं किया। तो अब मैं वो वाला भी यूज करूं तो 2 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। पहले मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट ओवर सर्कुलर ट्रैक किसके बराबर निकली, जल्दी बताओ। वो निकला 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2, और इससे पहले हमने क्या निकाली, डिस्टेंस ओवर सर्कुलर ट्रैक, वो किसके बराबर निकला, r थीटा के बराबर। तो दोनों टॉपिक्स कवर हो गई, ठीक है, दोनों को मैंने डेराइव भी किया। अब इस डिस्प्लेसमेंट ओवर द सर्कुलर ट्रैक सिंपल मेथड से निकालूंगा, जबकि वो आपके काम का है ही नहीं, ना डेरिवेशन आपके काम का है, पर पता होना चाहिए। तो ये वाला मैंने डेलिबरेटली यूज किया लॉ ऑफ साइनस, क्योंकि कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है जहां पर आपको लॉ ऑफ साइनस यूज करना आ जाए, ठीक है, करना हो तो उस टाइम आप ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने किया यहां पर, क्योंकि आपको इससे इसकी एप्लीकेशन पार्ट भी दिखा, लॉ ऑफ साइनस का एप्लीकेशन पार्ट भी दिखा। तो सपोज मेरे पास ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और ये मेरे पास इसका सेंटर है और ये रेडियस r है, ठीक है, और यहां से बॉडी निकली बहुत करीब, A पॉइंट से निकली B पॉइंट तक, और B पॉइंट कहां है, इसके बगल में, मतलब बहुत इसके नजदीक, मतलब जो ये आर्क क्रिएट करेगा ना, वो आर्क नहीं लगेगी, वो आपको एक स्ट्रेट लाइन लगेगी, ठीक है। तो यहां से यहां तक जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये भी कितना है, r, और इसने यहां पर एंगल कितना बना दिया, थीटा। तो मुझे इसका वैल्यू निकालना है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, क्या ये डिस्प्लेसमेंट s होगी, तो ये यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितनी है, s, इसी को मैंने ये दिखाना है। चलो मैं इसको जूम करके इधर दिखाता हूं, ये ऐसा कुछ है, ठीक है, ठीक है। तो ये यहां पर एंगल कितना बन रहा है, थीटा, और ये कितना है नीचे वाला r, ये भी कितना है r, और यहां से यहां तक ये स्ट्रेट लग रहा है, जबकि है नहीं, क्योंकि हमने बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट ले ली। तो इसका मतलब कि ये वाली जो होगी ये होगी s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्या इसी s को निकालना है, तो सबसे छोटा तरीका क्या करना है, आप यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए, क्या करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, यहां पर एक राइट ट्रायंगल बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, नीचे भी बनेगा ऊपर भी बनेगा। तो ये कितना एंगल होगा, ये होगा थीटा बाई 2, और आपको ये पता है कि ये जो यहां से यहां तक होगा,
ये s है, तो मुझे बताओ ये यहां से यहां तक कितना होगा, ये होगा s/2, होगा कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का आधा, ठीक है। और यहां पर ये कितना बना, θ/2। तो अब इस वाले राइट ट्रायंगल की बात करो, इस वाले राइट ट्रायंगल की जो इसके ऊपर बना, मतलब कि इस राइट ट्रायंगल में मैंने एक और राइट ट्रायंगल अंदर बना दिया, तो इस वाले राइट ट्रायंगल की बात करो और बताओ वहां पर साइन ऑफ θ/2 किसके बराबर निकलेगा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका, s/2 और हाइपोटेन्यूज कितना है उसका, r, तो r। तो मुझे लगता है कि ये 2r इधर दे दो, तो ये बनेगा 2r साइन ऑफ θ/2 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, s। तो मुझे तो वही चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट निकली s इज इक्वल टू 2r साइन ऑफ θ/2, 2r साइन ऑफ θ/2। बट ये एक अप्रोक्सीमेट मेथड है, बट है सही, कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आप ये मेथड यूज करो या वो मेथड, वो मैंने डिलिबरेटली कराया क्योंकि आपको लॉ ऑफ साइनस और ट्रिग्नोमेट्री फिर से रिवाइज हो जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने कराया। तो दोनों फार्मूला क्लियर होगी, बहुत अच्छा। अब आगे चलते हैं, अब हमें एक और टॉपिक है यहां पर, तो उसके बाद न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो सारे फार्मूला याद रखना। एक और टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब हमने इस डिस्प्लेसमेंट को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पर लिख लीजिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जबकि ये वेक्टर में ही हमने पढ़ा है, बट हम फिर से यहां पर पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जिसको ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्लियर हो गया ना, तो याद रखना, मतलब जो क्वेश्चन आपको 2 मिनट में सॉल्व होगा वो अब 20 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, बट प्रोवाइडेड आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले ये वेक्टर में लिखना है। डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लिखेंगे, वेक्टर में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। बहुत अच्छा, ये चल रहा है, हाँ। अब देखो, सपोज मेरे पास एक पॉइंट है ए पॉइंट, क्या है, ए पॉइंट, और ये मेरे पास दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट। एक बॉडी है वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जा रही है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट दिखानी है आपने कितनी होगी। तो ए से लेके बी तक जब वो जाएगी तो स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे। ये जो यहां से यहां तक है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। चलो इसका नाम रखते हैं ए बी वेक्टर। ए इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर। क्या ये इसका ये वेक्टर हमने निकालना है, तो ये तब आप निकालेंगे जब आपको पता होगा कि इनिशियल पॉइंट कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है। तो इनिशियल पॉइंट ए है, तो इसकी पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन कौन बता देगा, या इसका पोजीशन वेक्टर या इसके कोऑर्डिनेट्स। सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x1, y1, z1, और इसके कोऑर्डिनेट्स है b के x2, y2, z2। समझ में आया। तो मतलब ये इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, तो उसके मुताबिक इसके कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2 है। तो जब मैंने कोऑर्डिनेट्स बना दिए ना, तो इसका मतलब मुझे पता है कि इनिशियल पॉइंट कहां है, फाइनल पॉइंट कहां है। क्या दोनों पॉइंट्स पता है, तो अब आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको बता दूं वेक्टोरियली, अगर आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आपको उसका पोजीशन वेक्टर भी पता होगा। तो पोजीशन वेक्टर किसका होता है, पॉइंट का होता है, कहां से होता है, फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। और किसके बराबर होता है, सो वो हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। तो ए का है तो आर ए वेक्टर लिखेंगे। व्हाट इज आर ए वेक्टर, ये कुछ नहीं, ये पोजीशन वेक्टर है ए पॉइंट का। और ये क्या होगा बेटा, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये वाला जो होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट। बी पॉइंट के और ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। अगर आपको 2 पॉइंट्स या किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उसका पोजीशन वेक्टर निकालना बहुत आसान है, वेक्टर्स में पढ़ा है। तो बताओ मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ ए किसके बराबर निकलेगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1, y1, z1। तो उसका पोजीशन वेक्टर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कुछ नहीं करना है आपने, कुछ नहीं करना है आपने बस एक चीज देखना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो उनको आई कैप, जे कैप, के कैप साथ रखना है और ऐड करना है, तो यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर। तो बता बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप, ठीक है। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने ए बी वेक्टर निकालना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और आपको पोजीशन वेक्टर इनिशियल पॉइंट का भी पता है, फाइनल पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर पता है, या पोजीशन उनकी पता है, तो अब आप निकाल पाएंगे, निकालना है। तो बताओ कैसे निकालेंगे आप, तो आपको पता है कि अगर हम इस फिगर को अच्छी तरह देखेंगे, मुझे लगता है कि यहां पर ट्रायंगल लॉ फॉलो हो रहा है, हेड टू टेल मेथड। क्या ये वेक्टर का हेड और ये वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो क्या ये वाला जो है इनके अपोजिट ऑर्डर में है, बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि जब 2 वेक्टर्स का हेड टेल मिल रहा है, उनका रिजल्टेंट होगा तीसरे वेक्टर के बराबर। और तीसरा वेक्टर कहां से ड्रा करना है, फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द सेकंड वेक्टर। मुझे लगता है कि एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन,
एज पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मुझे एक बात बताओ, क्या ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर होगा इस वेक्टर के बराबर? सो आर ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर? आर बी वेक्टर के बराबर। मुझे एक बात बताओ, ये तो गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये भी तो गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये मुझे निकालना है ए बी वेक्टर, वही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। तो मुझे लगता है कि यहां से ए बी वेक्टर हमें किसके बराबर निकलेगा? ये निकलेगा आर बी वेक्टर, ये उधर जाएगा तो माइनस आर ए वेक्टर। तो मुझे लगता है कि आपके सामने एक और फॉर्मूला तैयार हो गई कि अगर आपने कभी भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, आपको इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पता है, तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? तो ए बी है ना बेटा, यहां ध्यान दे, ए बी है ना, ए से लेके बी तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा, क्या बी फाइनल पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर जो होगा, ए बी वेक्टर जो होगा, तो वो किसके बराबर होगा? बी का पोजीशन वेक्टर। यानी कि पहले जो है वो किसका पोजीशन वेक्टर लिखना है? ए का नहीं, दूसरे का जो फाइनल पॉइंट है बी। तो बी माइनस आर ए। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं यहां पर बता दो सी डी वेक्टर किसके बराबर होगा? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो आप बोलेंगे कि सी से लेके डी तक, तो आप डी का पोजीशन वेक्टर पहले देखो क्या है, उसको माइनस करो, सी का पोजीशन वेक्टर क्या है वही यहां पर है। समझ में आया? बहुत अच्छा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो ये चीज क्लियर हो गया? तो मुंह जबानी इसको याद रखिएगा। यानी कि अगर मुझे ए बी वेक्टर निकालना है तो बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे बी ए वेक्टर निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है? बी ए वेक्टर, बी से ए तक, तो क्या करना है? बी ए वेक्टर निकालना है। ध्यान दे, बी ए वेक्टर निकालना है तो किसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे? बी का के ए का लिखेंगे, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये याद रखेगा। तो पोजीशन वेक्टर आपको लिखना आता है, सिंपली इनको सबट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी वेक्टर किसके बराबर निकलेगा? तो ए बी वेक्टर यहां पर अगर आप देखेंगे, आर बी का पोजीशन वेक्टर क्या है? तो आर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या है? तो x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो इसको आप माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? आर ए यानी कि ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, यानी कि x1 आई कैप प्लस x2 y कैप जे कैप प्लस x1 y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। समझ में आया? क्योंकि यही कोऑर्डिनेट्स हमने रखे, तो इनको माइनस करो, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और जब आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलेगा इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो फिर उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल पाएंगे। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि अगर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर ये फाइनली आ गया, देखो क्या, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, तो बता डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? तो डिस्प्लेसमेंट आपने वेक्टर्स में पढ़ा है कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर आप देखेंगे ये हो गया 4 5 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 मीटर होगा यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। वही मैं कह रहा था। चलो मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाएंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आया? बहुत अच्छा। तो नोट करिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके। अब देखो, मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं। सपोज मेरे पास एक पॉइंट है, ए पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, 3, -1, और यहां पर मेरा बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 1। ठीक है, कहीं पे भी है स्पेस में। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? आपने निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए। आपने निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ, फाइंड, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए। ये आपने निकालना है। बी से लेके ए तक जब मैं वेक्टर डाल दूं तो ये बनेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड आपने निकालना है। तो क्या करेंगे? तो क्या हमने बी ए बी वेक्टर निकालना है? बी ए वेक्टर, तो हमें पता है कि बी ए वेक्टर जो होगा बेटा, बता किसके बराबर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि फाइनल पॉइंट का माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, बहुत अच्छा, देख क्लियरली। आर ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए यानी कि वो क्या है? 2, 3, -1, तो वो बनेगा पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो 2i कैप
प्लस 3j कैप, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को जब पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं ना तो आई कैप, जे कैप, के कैप साथ रखते हैं, तो माइनस के कैप। तो ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, माइनस करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी पॉइंट। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, 2, 1, तो आपने इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो वो क्या बनेगा 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप। समझ में आया? तो इन दो को सब्ट्रैक्ट करिए तो 2 आई कैप माइनस आई कैप हो गया आई कैप, 3 जे कैप ये बनेगा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस, तो 3 जे कैप माइनस 2 जे कैप हो गया जे कैप, ठीक है। माइनस के कैप, माइनस प्लस हो गया माइनस, माइनस के कैप तो हो गया माइनस 2 के कैप। बेटा मुझे बताओ ये क्या निकला? ये निकला बी से ए तक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, निकला कि नहीं निकला? किस में निकला? कंपोनेंटल फॉर्म में निकला। बट क्वेश्चन क्या है? फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से लेके ए तक मैग्नीट्यूड निकालो डिस्प्लेसमेंट का। तो हमें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकला, हमने क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने बी ए वेक्टर नहीं निकालना है, हमने बी ए निकालना है। बता बी ए किसके बराबर होगा? स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इट्स कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट जो है उनका स्क्वायर करो और उनका सम करो। तो इसका कंपोनेंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस, तो इसका क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस, तो इसका क्या है -2 स्क्वायर, वो बनेगा +2 स्क्वायर, वो बनेगा 2 स्क्वायर। तो मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, ये बनेगा 4, ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो गया बी ए, यानी कि मैग्नीट्यूड जो निकला दैट इज कमिंग आउट टू बी स्क्वायर रूट ऑफ 6 यूनिट्स। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, इसको ये माइनस करना है। अब देखो फटाक से कैसे करेंगे, 2 - 1 दैट इज 1, तो आई कैप लिखेंगे, 3 - 2 हो गया 1, तो प्लस जे कैप लिखेंगे, -1 हो गया -2 के कैप लिखेंगे। ये होगा आपका बी ए वेक्टर। देख इतना कुछ नहीं करना है, बस यही निकला। फिर से कुछ ना करना है। जब आपको कोऑर्डिनेट दिए गए होंगे, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, फाइनल कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल कोऑर्डिनेट, आई कैप, जे कैप, के कैप साथ रखो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके सामने। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना सिंपल है। समझ में आया? तो ये था क्या? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहते हैं। टाइम कितना हुआ? 1:22। तो मुझे लगता है कि अब इस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा। अब देखिए, अब हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो रही है। तो पहला क्वेश्चन है, ए रनर कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in 40 सेकंड्स। तो पहला क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और इसका रेडियस कितना दिया गया है? दैट इज r। बहुत अच्छा। ये कह रहा है कि एक रनर जब एक कंप्लीट सर्कल करता है तो यहां से निकलता है और यहीं वापस पहुंचता है। तो एक कंप्लीट सर्कल उसने किया, तो ये कहता है कि उसको कितना टाइम लगता है? 40 सेकंड्स। तो t इज इक्वल टू 40 सेकंड जब वो यहां से यहां तक वापस आ जाता है। ठीक। His displacement after 2 minutes and 20 seconds will be, बता 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो इनिशियल पॉइंट कहीं पे भी रख लो, तो वापस तो यही आना है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल पॉइंट हम यहीं पे रखते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कि 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, जबकि वो 40 सेकंड में एक सर्कल कंप्लीट करता है। तो हम देखेंगे यहां पर टाइम कितना दिया गया है, डेल्टा टी कितना दिया गया है, कितना दिया गया है? 2 मिनट्स 20 सेकंड्स, 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स। तो 2 मिनट्स हो गया 120 सेकंड और प्लस हो गया 20 सेकंड। ठीक है। तो ये हो गया 140 सेकंड। तो टाइम दिया गया है आपको 140 सेकंड। तो 40 सेकंड में वो एक सर्कल करता है। ठीक है। तो जब वो 40 सेकंड में एक सर्कल करेगा तो और 40 सेकंड करेंगे तो 2 सर्कल बने करेगा, तो हो गया 80। तो एक और 40 सेकंड करेगा तो हो गया 120। समझ में आया? 40 40 40 120। बट ये 140 है, तो और कितना टाइम लगेगा? 20 सेकंड बचेगा, क्योंकि 40 40 40 20 हो गया 140। तो इसमें एक सर्कल कंप्लीट करेगा, हो गया एक चक्कर, तो डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद फाइनल पॉइंट। तो दूसरा चक्कर लगाया तो फिर से डिस्प्लेसमेंट 0, तो तीसरा चक्कर लगाया तो फिर से डिस्प्लेसमेंट 0। तो यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब यहां से 20 सेकंड देखना है, तो 20 सेकंड में वो कहां पहुंच जाएगा? 40 सेकंड में वो सर्कल पूरा कंप्लीट करता है, तो 20 सेकंड में क्या करेगा? 20 सेकंड में तो वो आधा सर्कल कंप्लीट करेगा, यानी कि वो यहां पहुंच जाएगा।
तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? इनिशियल से लेके फाइनल तक आप एक वेक्टर ड्रा करिए, उसका मैग्नीट्यूड देखो, क्या ये एक डायमीटर बना? हाँ, तो अगर ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? क्या वो ये होगी? क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकलेगी? डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट जो यहां पर निकलेगी वो डायमीटर के बराबर निकलेगी, यानी कि 2r के बराबर निकलेगी। ठीक है, तो है कहीं पे, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। तो ये वाला तो हमने देखा स्क्वायर वाला, ठीक है, तो वो हमने किया कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या था उस टाइम? नॉट डिफाइंड। तो एक और क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है यहां पर, क्या कह रहा है कि अ बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ। देखो बेटा, मैं आपको पहले बताता हूं ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये क्या होता है। एक्चुअली ये जो सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, तो उसके ऊपर इस तरह की 4 डायरेक्शंस होती है, इस तरह की। ठीक है, देखिए ये सरफेस है, तो इसके ऊपर तो वो कहलाता है ईस्ट, ये कहलाता है वेस्ट, पीछे कहलाता है नॉर्थ, समझ में? आगे कहलाता है साउथ, और ये ऊपर है टुवर्ड द स्काई, ठीक है, टुवर्ड द स्काई, और नीचे है ऑन द सरफेस। समझ में आ रहा है? तो ये अप है, ये डाउन है, ये साउथ है, वो पीछे नॉर्थ है, और ये इधर ईस्ट है और ये इधर वेस्ट है। समझ में आया? ये क्लियर हो गया, ये याद रखिएगा। तो अगर मैं इनको कोऑर्डिनेट्स दे दूं, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट दे दूं, तो आप मुझे बताओ। सो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा ईस्ट, टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा वेस्ट, तो टुवर्ड्स नेगेटिव जेड एक्सिस होगा नॉर्थ, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा साउथ, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा अप, और टुवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सिस होगा डाउन। समझ में आया? ये चीज याद रखिएगा। फिर देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कितनी आसानी के साथ करते हैं। अब बॉडी मूव 6 मीटर नॉर्थ, आपने क्या निकालना फाइनली? व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। तो यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो पहले नॉर्थ जाएगा। मैं ऐसे क्या दिखाऊं नॉर्थ, जबकि नॉर्थ इधर की तरफ है नहीं, इधर की तरफ अप है, नॉर्थ अंदर की ओर है। ठीक है, तो कितना जा रहा है? 6 मीटर। तो जब वो 6 मीटर अंदर की ओर जाएगा टुवर्ड्स नॉर्थ, क्या वो टुवर्ड्स के कैप जाएगा कि माइनस के कैप? माइनस के कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो इन सब डिस्प्लेसमेंट्स का वेक्टर सम होगा, क्योंकि वही होगा आपकी नेट डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो अगर आपको फाइनल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बाकी जो वेक्टर्स है इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, उनका क्या करना है? वेक्टर सम। तो वेक्टर में लिखना पड़ेगा। तो अंदर की ओर जा रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, कितना? 6 मीटर, तो -6 के कैप लिखेंगे। समझ में आया? क्यों मैं नॉर्थ वार्थ नहीं लिखता हूं? क्यों परेशान कर रहेंगे अपने आप को? हाँ, दे दो डायरेक्शन, दे दो उसको, कोई बात नहीं, यूनिट वेक्टर दे दो नॉर्थ को। नॉर्थ अंदर की ओर है, तो -k कैप है, तो 6 के कैप आ गया। 8 मीटर ईस्ट, 8 मीटर ईस्ट इधर की ओर, तो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो 8 मीटर ईस्ट, ईस्ट हो गया आई कैप प्लस आई कैप। 10 मीटर वर्टिकली अप, वर्टिकली अपवर्ड की ओर कितना जा रहा है? 10 मीटर, तो प्लस 10 जे कैप, क्योंकि ऊपर की ओर जे कैप है। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? यही तो होगी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो एस वेक्टर इज इक्वल टू यही। तो आप इसने मैग्नीट्यूड बोला है, तो मैग्नीट्यूड कुछ ना होगा, क्या वेक्टर दिया गया, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इनका स्क्वायर रूट करिए। तो 6 स्क्वायर हो गया 36, 8 स्क्वायर हो गया 64, 10 स्क्वायर हो गया 100। अगर आप देखेंगे 36 प्लस 64 हो गया 100, 100 प्लस 100 हो गया 200, यानी कि 2 टाइम्स 100। ठीक है, थोड़ा चालाक बनेंगे। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10, तो अंदर बचा √2, तो इसका आंसर होगा 10 √2 मीटर। है कोई ऑप्शन? फटाक से। अब आप क्या करेंगे? अब पहले आप एक काम करेंगे, आप पहले जाएंगे टुवर्ड्स नॉर्थ, कितना? टुवर्ड्स नॉर्थ आप ऐसे जाएंगे, कितना? आप पहले जाएंगे 6 मीटर। ठीक है, फिर आप टुवर्ड्स ईस्ट जाएंगे, कितना? 8 मीटर। ठीक है, फिर अप जाएंगे ऐसे, फिर अप जाएंगे ऐसे, तो वो कितना जाना है? 10 मीटर। फिर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाले, तो डिस्प्ले यहां से यहां तक होगी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इसके लिए आप सिंपल मैथमेटिक्स भी यूज कर सकते हैं, जियोमेट्री। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगा, यानी कि ये निकली पहले डिस्प्लेसमेंट, ये मैग्नीट्यूड निकला बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। फिर यहां से यहां तक ये 10 है, तो फिर इन दो का ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज, तो वही होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ये यहां से पता चल गया, वो तो 10 है, तो उसका स्क्वायर रूट करो, यू विल गेट द आंसर। बट इतना क्यों करोगे? क्यों अपना दिमाग खाओगे? सिंपल है, यूनिट वेक्टर से ऐसा नहीं करो, फिर सिंपल वेक्टर एडिशन करो, यू विल गेट द आंसर। देखो मुझे पहले ही आंसर आ गया, समझ में आया? बहुत अच्छा। आई थिंक कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है कि अ व्हील ऑफ रेडियस, एक व्हील है, ठीक है, ये व्हील है एक, तो इसका रेडियस कितना है? सपोज ये रेडियस दिया गया, इसका रेडियस है 1 मीटर, तो आर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये इसका रेडियस है। व्हील है, व्हील पहिया। रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रेवोल्यूशन और हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है, ये ग्राउंड के ऊपर है, ठीक है बेटा, बात समझो। ये कह रहा है ये रोल कर रहा है, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं रोल किसे कहते हैं। ये एक्चुअली रोलिंग मोशन है, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ेंगे। एक होती है ऐसे वाली मोशन, ऐसे जाएगी बॉडी, तो इसके कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एक होती है बस अपनी जगह वो ऐसे करेगी, घूमेगी, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। एक है वो घूमेगी भी और आगे जाएगी भी, तो उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। क्या बोलते हैं? रोलिंग मोशन। जैसे गाड़ी का पहिया, क्या वो घूमता भी है और आगे भी जाता है सड़क पे, तो वो रोल करता है। तो उसके पास दोनों मोशंस होती है, क्या क्या? ट्रांसलेटरी मोशन भी होती है उसके पास और प्योर रोटेशनल मोशन भी होती है। जो पंखा होता है ना, पंखा, उसके पास रोलिंग मोशन नहीं होती है, उसके पास प्योर रोटेशनल मोशन होती है, क्योंकि वो एक ही जगह पे घूमता है। जो एक ही जगह पे घूमेगा उसकी एक्सिस आगे पीछे नहीं जाएगी, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन। अगर वो घूमता है बट घूमने के साथ साथ वो आगे भी जा रहा है या पीछे भी जा रहा है, तो उसको बोलते हैं क्या? रोलिंग मोशन। तो यहां पर लिखा गया कि ये रोल कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये घूमता भी है बट घूमने के साथ साथ ये आगे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिए। ये कहता है कि ये जब रोल करता है तो ये कितना रोल करता है? हाफ ए रेवोल्यूशन। मतलब अगर ये यहां पर है, ये पॉइंट यहां पर टच कर रहा है, जब ये एक आधा सर्कल क्रिएट करेगा, आधा सर्कल रेवोल्यूशन रिवॉल्व करेगा, तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? वापस ग्राउंड पे पहुंच जाएगा कि टॉप पे पहुंच जाएगा? टॉप पे पहुंच जाएगा। बट ये यहीं पे रोटेट नहीं कर रहा है, ये रोल कर रहा है। ये जब रोल कर रहा है ये आगे जाएगा ऐसे, तो ये यहां पहुंच जाएगा। तो हाफ ए रेवोल्यूशन में क्या होगा कि जो पॉइंट नीचे था वो पॉइंट कहां आ जाएगा? वो ऊपर आ जाएगा, यहां पर ये पॉइंट होगा। अगर मैंने इसका पॉइंट का नाम रखा P, तो ये पॉइंट होगा अब यहां पर। तो इस टाइम ये कहां पहुंच गया होगा? इसने कितना रोटेट किया? आधा रोटेट किया। तो आधा रोटेट पे जब ये रोल करेगा तो ये पॉइंट ऊपर पहुंच जाएगा। समझ में आया? जब ये पूरा करेगा क्रिएट, एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, तो ये P पॉइंट वापस आ जाएगा ग्राउंड पे। समझ में आया? क्योंकि जब ये ग्राउंड पे वापस आ जाएगा तो सर्कमफ्रेंस नीचे गिरेगी। अब क्या कह रहा था? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील इनिशियली इन द कांटेक्ट विद द ग्राउंड इज, जो यहां पर पॉइंट था उस पॉइंट की आपने डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि वो कितनी होगी। वो यहां पे था, हाफ रेवोल्यूशन के बाद वो यहां है, तो हमने ये वाला दिखाना है, क्योंकि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है। स्ट्रेट लाइन ड्रा करो, वही होगी डिस्प्लेसमेंट। तो हमने ये वाला निकालना है, ठीक है कि नहीं है? तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा, सिंपल है। सबसे पहली बात है कि इसका मैग्नीट्यूड हमने निकालना है। तो ये रोल कर रहा है, तो रोल का मतलब ऐसे कर रहा है, आगे भी जा रहा है, ठीक है, तो रोल भी कर रहा है, ऐसे रोटेट भी कर रहा है। जब ये यहां पहुंच गया तो इसकी लेंथ हमने निकालनी है। तो ये यहां से यहां तक कितना होगा बेटा? इसका रेडियस है 1 मीटर, तो ये कितना होगा? ये होगा 2 मीटर है। तो ये भी पता चल गया, ये निकालना है। बट ये सर पता होना चाहिए हमें। मुझे एक बात बता, जब ये हाफ रिवॉल्व करेगा, हाफ, अगर ये फुल रिवॉल्व करता, क्या ये पॉइंट वापस यहां ग्राउंड पे आता? तो ये पॉइंट जब वापस ग्राउंड पे आता तो ये कितनी डिस्टेंस कवर करता? जितना इसका सरकमफ्रेंस है कि नहीं है? जब ये ग्राउंड पे वापस आता, जब ये कंप्लीट रेवोल्यूशन करता, तो सरकमफ्रेंस कितनी है? 2πr है कि नहीं है? जब ये पूरा घूमता है कि नहीं है? जब ये आधा ही घूमेगा तो ये नीचे कितना डिस्टेंस कवर करेगा? वो 2πr, सरकमफ्रेंस का आधा होगा, यानी कि 2πr का आधा वो होगा πr, ठीक है। रेडियस कितना इसका? 1 मीटर, तो इसका मतलब कि ये पाई मीटर करेगा, क्योंकि r का वैल्यू कितना है? 1 इंटू पाई हो गया पाई। मुझे पता चल गया कि ये पाई है, ये 2 है, तो ये निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट जो निकलेगी, मुझे लगता है कि एज पर पाइथागोरस थ्योरम, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 2 स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट होगी स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, हो गया 4। अगर है कहीं पे ऑप्शन ये वाला तो यही होगा इसका आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो चौथा ऑप्शन है यहां पर, तो वही है इसका सही जवाब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो आप इसको नोट करिएगा। हाँ, अब देखो क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है कि A person moves on a semicircular path of radius 20 मीटर as shown in figure। फिगर तो नहीं है बट मैं यहां पर बना दूं, कोई बात नहीं है। एक
सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, यह है सेमी सर्कुलर ट्रैक। ये कह रहा है कि एक बॉडी ए पॉइंट से निकल के A body moves over a semicircular path of radius 20 मीटर। तो इसका जो रेडियस है, सपोज ये सेंटर है, तो ये रेडियस जो है ये दिया गया है, दिस इज 20 मीटर, और ये बॉडी यहां से निकल के यहां पहुंचती है। if he starts at one end of the path A से निकल के वो जा रहा है कहां तक, and reaches point B on the arc, इसी आर्क पे कहीं पे B पॉइंट है, और वो B पॉइंट कितना है on the arc such that it subtends an angle of 106 डिग्री at the center। सेंटर पे वो A से निकल के इस सेमीसर्कुलर आर्क पे चल रहा है, और वो A B पॉइंट पे पहुंचा, और B पॉइंट पे ऐसे पहुंचा कि उसने जो एंगल यहां पर बनाया है वो है 106 डिग्री। ये है क्वेश्चन, ना कि वो यहां पहुंचता है, वो इसी पे चल के एक पॉइंट बी पे पहुंचा, और वो बी पॉइंट जो एंगल बनाता है वो है 106 डिग्री। ये कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड ड्यूरिंग द मोशन। बता उसने डिस्टेंस कितनी कवर करी, उसने डिस्प्लेसमेंट कितनी कवर करी। मुझे लगता है कि दोनों फार्मूला यूज होंगे तो आंसर खत्म। तो पहली बात है कि आर भी दिया गया है और एंगल भी दिया गया है कि नहीं है। तो मुझे पहले बताओ डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, बताओ जल्दी, डिस्टेंस किसके बराबर होता है। सो सर डिस्टेंस जो होता है वो होता है आर थीटा के बराबर, है कि नहीं है। तो सर्कुलर ट्रैक पे जो डिस्टेंस होगी वो आर थीटा के बराबर होता है। आर कितना है 20, तो 20 मीटर लिखेंगे, ठीक है। थीटा कितना है 106 डिग्री। मैंने आपको बोला है कि जब भी हम थीटा अकेला लिखेंगे तो इसको यहां पर किस में लिखना पड़ेगा, रेडियन में। तो 106 डिग्री नहीं लिखेंगे, इसको पाई बाय 180 से डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा। तो ये इतना डिस्टेंस निकलेगा। 0 एंड 0 गॉट किल्ड, 2 1 आर 2, 2 9 आर 18, 6 + 1 7, तो नहीं कटेगा। तो 106 डिवाइडेड बाय 9 पाई, इतना मीटर ये क्या करेगा बेटा, डिस्टेंस कवर करेगा। आर थीटा फार्मूला यूज करके, थीटा को रेडियन में लिख के, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको पता है फार्मूला क्या, S = 2r sin ऑफ थीटा बाई 2। तो 2 तो 2 ही लिखेंगे, आर कितना है, आर है 20 मीटर, तो 20 लिखेंगे। साइन ऑफ थीटा कितना सबटेंड कर रहा है 106 डिग्री, तो 106 डिग्री को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये होगी डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 2 2 r 4, ये बनेगा 40 साइन ऑफ 106 डिवाइडेड बाय 2, 2 5 r 10, 2 3 r 6, तो इसका मतलब ये है कि ये बना साइन ऑफ 53 डिग्री। डोंट वरी अबाउट इट these things, क्योंकि ये सब हमें आता है। तो S will be equal to 40, 40 ही लिखा। साइन 53 किसके बराबर होता है, आपको पता है कि साइन का बिहेवियर अच्छा होता है, बड़े के साथ बड़ा होता है। तो 53 एंगल जो है वो बड़ा है, बड़े के साथ बड़ा, तो 4/5, तो साइन 53 होगा 4/5। तो मीटर 5 1 r 5, 5 8 r 40, तो डिस्प्लेसमेंट निकलेगी 8 4 r 32 मीटर। तो इस पर्सन को, इस बंदे को इस सर्कुलर ट्रैक पे जब वो 106 डिग्री सेंटर पे डिस्क्राइब करता है एंगल, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी 32 मीटर और डिस्टेंस होगी 106 पाई डिवाइड बाय 9 मीटर। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आया होगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कह रहा है। हाँ देखो क्या कह रहा है, मैं तब तक बोर्ड को मिटा देता हूं। A body covered a distance of L meter over a curved path। एक कर्व्ड पाथ है, मैंने बोला था ना पहले ही कि ये जो है ये सर्कुलर मोशन, यहाँ ये सर्कल पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ता है। एक सर्कल है, ठीक है, तो सपोज उसका रेडियस आर है, वो नहीं दिया गया है, इसने नहीं दिया है, तो हम क्यों लिख रहे हैं, तो ठीक है, तो इसका सेंटर है। तो ये कह रहा है कि a body covered a distance of L meter along a curved path of a quarter circle। ये पूरा सर्कल नहीं है, सर्कल का 1/4 यानी कि 1/4। तो 1/4 जब वो चलेगा सर्कल पे तो वो यहां पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब वो 1/4 चलेगा तो इसका मतलब कि वो यहां पर जो एंगल बनाएगा वो तो 90 डिग्री बनाएगा। 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2 रेडियंस, अगर रेडियंस की बात करेंगे, है ना, बहुत अच्छा। तो वो इतना चलेगा। ये कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है आर्क की लेंथ वो L है, क्या है, L, ठीक है। ये कह रहा है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज, बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए मानते कि सपोज इसका रेडियस r है, तो ये भी कितना होगा r। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी कवर करी उसने, L। तो डिस्टेंस जो होगी, डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू, डिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू L।
और वही एल किसके बराबर होगा? आपको पता है डिस्टेंस किसके बराबर होती है सर्कुलर ट्रैक पे? आर थीटा के बराबर। तो आर लिखेंगे आर ही, थीटा कितना है? थीटा है 90 डिग्री, तो इसको रेडियन में लिखना पड़ेगा, तो π/2 रेडियन। सो इसका मतलब यह है कि जो एल निकला वो निकला आर π/2, क्योंकि ये एल डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, अब निकालिए डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बता डिस्प्लेसमेंट के लिए फिर से कौन सी फार्मूला यूज करेंगे? 2r sin ऑफ θ/2। ठीक है, 2r भी लिखेंगे, तो ये निकला डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना निकला? r π/2। तो l मत लिखो, यहां डिस्टेंस ही लिखो, लिखो डिस्टेंस, क्योंकि l तो डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस निकला r π/2, r थीटा फार्मूला यूज करके। तो डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? 2r sin ऑफ θ/2। थीटा कितना बना रहा है? 90, तो 90/2 कितना हो गया? 45, तो sin 45 डिग्री। ठीक है, तो मुझे बता 2r sin 45 कितना होता है? 1/√2, तो 2/√2 कितना होता है? √2, तो √2r इसने क्या करा? डिस्प्लेसमेंट। इतनी इसने डिस्प्लेसमेंट करी, इतनी इसने डिस्टेंस करी, तो देयरफॉर रेशियो जो निकालना है, किसका रेशियो निकालना है? डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस और डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। सो देयरफॉर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितनी है? r π/2, r π/2। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है? √2r। r और r गया, तो आंसर निकला π/2 √2। तो इसका जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा π/2 √2। तो मुझे लगता है कि इसका पहला ही ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर क्या है? ये कह रहा है कि अ बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर अलोंग ए सेमी सर्कुलर पाथ। एक सेमी सर्कुलर पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, ये देखो सर्कुलर है, तो यहां तक है सेमी सर्कुलर पाथ। चलो, ये इसका सेंटर O है, और 5 मीटर ये चलता है यहां से यहां तक, कितना? 5 मीटर। तो मतलब इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? वो है 5 मीटर। कोई बात नहीं है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज, बता यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या निकलेगा? हम फिर से कहेंगे कि सपोज थोड़ी देर के लिए इसका रेडियस कितना है? r। तो मुझे एक बार बताओ डिस्टेंस किसके बराबर निकलती है? तो डिस्टेंस निकलती है r थीटा के बराबर, r थीटा के बराबर। तो थीटा कितना बना रहा है? ये 180 डिग्री, और 180 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं? पाई रेडियन, क्योंकि जब इसको π/180 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 गया, तो पाई रेडियन बच्चा। तो r थीटा, थीटा कितना है? पाई, तो पाई r इसकी क्या निकलेगा? डिस्टेंस है कि नहीं है? तो r का वैल्यू, r का तो वैल्यू नहीं दिया गया, ये दिया गया, ये 5 मीटर है। तो बाद में हम ये भी देखेंगे। ठीक है, पहले डिस्टेंस यही रखो, मुझे नहीं लगता कि वो 5 मीटर यूज होगा। और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर यूज होगा? तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि 2r sin ऑफ 90 होगा, 90/2, 180/2 होगा, वो 90 है ना, क्योंकि एंगल कितना बना रहा है? 180, तो 2r sin ऑफ θ/2, तो 180/2 हो गया 90, तो ये बनेगा sin ऑफ 90, sin ऑफ 90 होता है 1, तो डिस्प्लेसमेंट होगी 2r। तो सीधी सी बात है, जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, इनिशियल पॉइंट ये, फाइनल पॉइंट ये, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो एक डायमीटर ही होगा, 2r। तो मुझे लगता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट 2r निकली, इसका डिस्टेंस r पे निकला। तो ये जो 5 मीटर यहां पर है, ये आपको थोड़ा मतलब क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, क्योंकि आप 5 मीटर को यूज करके r का वैल्यू निकालेंगे, वो r भी कटेगा क्योंकि रेशियो निकालना है। देयरफॉर रेशियो निकालना है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का। डिस्टेंस कितनी निकली? r पाई, और डिस्प्लेसमेंट कितनी निकली? 2r। क्यों r का वैल्यू लिखेंगे? r और r गया, तो आंसर निकला π/2। इधर तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो पाई का वैल्यू मुझे लगता है कि वो वाला दे दो, 22/7। ठीक है, क्योंकि पाई होता है लगभग 22/7 के बराबर, तो 22/7 लिखेंगे, और नीचे 2 ही है, 2 1 और 2 2 11 और 22, तो इसका आंसर आ गया 11/7। है कहीं पे 11:7? हाँ, यही होगा इसका आंसर। तो यहां पर पाई का वैल्यू हमें देना पड़ा 22/7, और नीचे 2 था, 2 से 11 और 22, तो इसलिए 11:7 इसका आंसर होना चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, मैं मिटा देता हूं। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंसेस। बताओ न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, वो किसके बराबर होगा? देख बेटा, सपोज मेरे पास ये ए पॉइंट है, यहां से बॉडी निकल रही है, ठीक है,
अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ लिखेंगे, ठीक है। जब अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ लिखेंगे तो वहां पर ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बी पॉइंट फाइनल पॉइंट है। अगर ये अलॉन्ग ए स्ट्रेट पाथ जाएगा तो इसका मतलब ये कि सपोज ए से लेके बी तक, ये तो एक्चुअल पाथ है, तो इसकी लेंथ जो होगी दैट विल बी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी के बराबर। और डिस्प्लेसमेंट भी किसके बराबर होगी? ए बी के बराबर। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि जब पाथ स्ट्रेट होगी विदाउट रिवर्सिंग, अगर बॉडी रिवर्स नहीं हो रही है तो जितनी डिस्टेंस होगी उतनी तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट भी होगी, मगर प्रोवाइडेड द पाथ इज स्ट्रेट, ठीक है। अदरवाइज अगर स्ट्रेट नहीं होगी तो फिर तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, है कि नहीं है? क्योंकि डिस्टेंस के लिए पाथ अगर कर्व्ड होगी वो एक्चुअल पाथ पे डिपेंड करता है, तो कर्व्ड पाथ हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू स्ट्रेट। तो इससे एक चीज क्लियर हो गया। एक पॉइंट ये है कि अगर बॉडी वापस मूव नहीं कर रही है, अगर बॉडी रिवर्स नहीं कर रही है, विदाउट रिवर्सिंग ओवर अ स्ट्रेट पाथ, अगर एक स्ट्रेट पाथ पे बॉडी रिवर्स नहीं कर रही है तो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकलेगा वो डिस्टेंस के बराबर होगा। जितनी डिस्टेंस उतनी डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो जितना इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, डिस्प्लेसमेंट यहां से वहां तक और एक्चुअल पाथ भी यही है, तो उस टाइम डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी? डिस्टेंस के बराबर, ठीक है। अब बात ये है कि अगर उसने इसी स्ट्रेट लाइन पे रिवर्स किया विद रिवर्सिंग, अगर उसने उस बॉडी ने रिवर्स किया ओवर अ स्ट्रेट पाथ, क्योंकि मैंने स्ट्रेट पाथ क्यों लिया? क्योंकि यही इसका एक लिमिटिंग केस बनेगा। तो जब रिवर्स करेगा ये ए से लेके बी तक क्या बनेगी? देखो ये ए से लेके बी तक गया, फिर बी से लेके वापस यहां पहुंचा, तो ये यहां पहुंचा, ये सी पॉइंट है। तो अब मुझे बताओ डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होगी ए से लेके बी तक, बी से लेके सी तक। क्या वो पहले ए बी प्लस बी सी होगा? तो ये होगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसके बराबर होगी? ए बी प्लस बी सी, यानी कि ए बी देखो कितना है, बी सी देखो कितना है, इन दो का सम करो, क्योंकि एक्चुअल पाथ यही है। अगर आप यहां पर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड देखेंगे, वो होगा इनिशियल ये है, फाइनल ये है। वो नहीं देखेगा कि इसने कहां पे रिवर्स किया, वो देखेगा फाइनल पॉइंट कहां है। तो फाइनल पॉइंट यहां है, तो ए से ले के सी तक क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। क्लियरली यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है ओवर स्ट्रेट पाथ भी वो कम हो सकता है, किससे? डिस्टेंस से, प्रोवाइडेड वहां पर क्या हो? बॉडी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हो। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट जो निकला, उसका मैग्नीट्यूड जो निकला, दैट इज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। और पाथ कैसी रखी मैंने? स्ट्रेट। एक में विदाउट रिवर्सिंग कंडीशन देखी और दूसरे में विद रिवर्सिंग देखी। जब वो रिवर्स नहीं हो रहा है तो उस टाइम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। जब वो रिवर्स कर रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो उस टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम निकल सकती है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। तो दोनों को मिला के हम ये कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो या तो लेस देन होगा या तो कभी इक्वल होगा। इक्वल वो एक ही कंडीशन में होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा विदाउट रिवर्स, वो अपनी डायरेक्शन उल्टा नहीं करेगा, यानी कि उल्टी डायरेक्शन नहीं लेगा, पलटी नहीं लेगा, तो ये डिस्टेंस के बराबर होगा। ये हमें एंड में रिलेशन निकली कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। बट इसने बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इसको इधर लेके आओ, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस इधर आएगा, तो इज लेस और इक्वल टू यहां 1 बचेगा। तो मुझे लगता है ये इसका आंसर होना चाहिए, इज लेस और इक्वल टू 1। तो ऑलवेज लेस देन 1 गलत है, ऑलवेज इक्वल टू 1 गलत है, ऑलवेज मोर देन 1 ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर पाथ कर्व्ड होगी तो फिर तो गया, फिर तो हमेशा ये लेस देन 1 होगा, बट ग्रेटर देन 1 कभी भी नहीं होगा। इक्वल टू 1 हो सकता है कब? जब स्ट्रेट पाथ हो और विदाउट रिवर्सिंग कंडीशन वाली हो। इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और लेस देन 1, तो ये इसका आंसर है। हाँ, यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन है, द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड। ये कह रहा है कि अगर हम एक पार्टिकल अपनी लोकेशन चेंज करता है, सपोज ये पार्टिकल की लोकेशन है, चलो पी पॉइंट, वो चेंज कर रहा है, तो चेंज का मतलब वो यहां पहुंचा पी डैश पे, मतलब वापस नहीं आ रहा है। ये कह रहा है द लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज चेंज्ड, उसकी लोकेशन जो थी वो अब वो ना रही, वो कहीं और पे है, वो इसके बगल में हो सकती है या बहुत दूर हो सकती है, बट ये नहीं हो सकती, ये है इसका मतलब। तो यहां है सपोज,
व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। बताओ इस पार्टिकल के बारे में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे। तो अगर उसने अपनी डिस्टेंस चेंज कर, पोजीशन चेंज करी, तो डिस्टेंस जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी, यानी कि वो कुछ होगी, 0 नहीं होगी। और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगी, है कि नहीं है। वो चाहे इसके बगल में क्यों ना हो, डिस्प्लेसमेंट भी कुछ होगी। समझ में आया। बोथ कैन नॉट बी 0। हाँ ये बात सही है, दोनों 0 नहीं हो सकती है। समझ में आया क्यों? क्योंकि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। जब वो पोजीशन चेंज करेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ निकलेगी, तो डिस्टेंस भी कुछ ना कुछ निकलेगी। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। अगर विदाउट रिवर्सिंग कंडीशन हो, अगर रिवर्स किया तो डिस्प्लेसमेंट कम होगी एज कंपेयर टू डिस्टेंस। बट अपनी पोजीशन पे नहीं आ रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ना कि ये कह रहा है कि वो वापस आ रहा है। तो इसका मतलब कि अब वो वहां पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर जो होगा बोथ कैन नॉट बी 0, वन ऑफ द टू मे बी 0। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अगर हमने बोल दिया कि चलो डिस्प्लेसमेंट इज 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0 मतलब वो वापस आ गया, इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड्स विद फाइनल पॉइंट। जबकि क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब वो जब चेंज करेगा तो वो अपनी पोजीशन पे नहीं है, वो दूसरी पोजीशन पे है। तो इसलिए ये भी सही नहीं है। इफ वन इज पॉजिटिव अनदर इज नेगेटिव, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। वन इज पॉजिटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है तो डिस्टेंस भी उधर की ओर है। तो अगर एक डिस्प्लेसमेंट अगर हम मान लेंगे पॉजिटिव है तो डिस्टेंस भी तो पॉजिटिव है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। इन 1D मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। 1D मोशन में 1D का मतलब क्या है कि एक ही डायमेंशन यूज हो रहा है, मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में आगे पीछे करेगा, वो एक ही लाइन में चलेगा, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएगा। ये बात नहीं है। 1 डायमेंशन 1D मोशन का मतलब ये है कि एक ही डायमेंशन, एक ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है। वो आगे पीछे कर सकता है, वही कोऑर्डिनेट चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये बात है। अगर 1D मोशन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अभी तो पढ़ा है हमने, जब 1D मोशन होती है तो बॉडी अगर बराबर स्ट्रेट लाइन में विदाउट रिवर्सिंग चलेगा, विदाउट रिवर्सिंग तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर विद रिवर्सिंग चला तो डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो इसका आंसर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। अभी हमने पढ़ा था, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। अच्छा, यहां पर एक और, विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1D मोशन। इनमें बताओ कौन सी 1D मोशन है। 1D मोशन का मतलब है एक ही कोऑर्डिनेट यूज हो रहा है, मतलब x, y, z। अगर ये कोऑर्डिनेट देखेंगे ना, y कोऑर्डिनेट भी 0 रह रहा है, z कोऑर्डिनेट भी 0 रह रहा है, x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है बस। तो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, 1D मोशन। लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, जब एयरक्राफ्ट लैंड करेगा वो ऐसे आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब कि वो नीचे भी आ रहा है, आगे भी जा रहा है। तो इसका मतलब कि y कोऑर्डिनेट भी यूज हो रहा है और x कोऑर्डिनेट भी यूज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये 1D नहीं है, तो पहला नहीं आएगा। अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अर्थ सन के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसका मतलब वो आगे भी जा रहे हैं, इधर भी जा रही है, आगे भी जा रहे हैं, इधर भी जा रही है, आगे भी जा रही है और इधर भी आ रही है। तो इसका मतलब कि उसके दो कोऑर्डिनेट्स यूज हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो दो डायमेंशन यूज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कि वो 2D मोशन है। ठीक है, एक और है, व्हील्स ऑफ ए मूविंग ट्रेन। ट्रेन का जो पहिया है वो उसकी मोशन देखो, तो व्हील की जो मोशन है वो तो रोलिंग मोशन है, यानी कि वो रोटेट भी कर रहा है और आगे भी जा रहा है। तो रोटेट जब करेगा वो आगे नीचे भी आएगा, पीछे भी जाएगा, ठीक है कि नहीं है। और जब वो ऐसे जाएगा तो ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा। तो इसका मतलब कि उसके लिए भी दो कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे। तो जब 3 नहीं है तो चौथा तो पक्का होगा। ट्रेन रनिंग ऑन ए स्ट्रेट ट्रैक। अब ट्रेन, इससे पहले वाले ऑप्शन में क्या, ट्रेन के पहिए की बात हो रही थी। अब ट्रेन के पहिए की बात नहीं हो रही है, ट्रेन की ही बात हो रही है। ट्रेन स्ट्रेट ट्रैक पे जा रही है, स्ट्रेट ट्रैक पे। तो मुझे एक बार क्या उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो इसका मतलब कि यही है 1D मोशन। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना सब आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपके पास अभी मोबाइल फ़ोन है तो आप हमारी गूगल ऐप पर इंस्टॉल कर सकते हैं ISPCC लर्निंग, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम द लैपटॉप, तो आप लैपटॉप में www.ispcc.in पे रजिस्टर करके ये सारा कोर्स ले सकते हैं। और ये 11th का परवाज़ कोर्स अभी राइट नाउ चल रहा है। तो आप सारी चीज़ें पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको इतना ही नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज़ भी मिलेगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़। उसमें सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, NCERT क्वेश्चंस भी होंगे, सारे टेस्ट सीरीज़ आपके सामने आएगी। तो आप कर सकते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू, शुक्रिया।